हमारी कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है जिसका पेट कभी न भरने वाला एक बॉटमलेस पिट है। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने सिर्फ उसके लिए क्रिमेटोरियम खोल दिया। दरअसल इस प्रोफेशन का एक अनरिटन रूल है। यहाँ लाए गए डीमन बीस्ट में हमेशा थोड़ी बहुत रेसिडुअल एनर्जी बची रह जाती है। दशकों पहले दुनिया पर अचानक अनगिनत डीमन बीस्ट ने हमला कर दिया था और जिंदा रहने के लिए इंसानों को खून की भारी कीमत चुकानी पड़ी। वक्त के साथ उन्होंने डीमन ब्लड और कोर्स को कंज्यूम करके और भी ज्यादा ताकतवर होना सीख लिया। लेकिन पीछे छूट गए कार्कसेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए। चाहे कच्चा हो या पका हुआ, जिसने भी इस मीट को खाया उसकी मौत पक्की थी। नो एक्सेप्शंस। फिर भी हर साल हजारों बीस्ट मारे जाते हैं। अगर इन कार्कसेस को जल्दी हैंडल नहीं किया गया तो ये सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन बन जाते हैं। और ठीक इसी वजह से डीमन क्रेमेटोरियम्स बनाए गए थे। इसी बीच जैसे जैसे जांग चन बड़ा हुआ, रेसिडुअल ब्लड की वो छोटी सी बूंदें उसकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं थी। स्टार्वेशन की कगार पर पहुंचकर अपने पिता जांग वानली को एक मैसिव कार्कस उठाने में मदद करते हुए वो एक सीधा सा सवाल पूछता है, डैड, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरा सच में इस मीट का एक बाइट खाने का मन कर रहा है। ये सुनते ही वानले के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, डीमन बीस्ट खाने के लिए नहीं होते। ये बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं बने। अगर तूने इस मीट पर आंख भी डाली तो मैं यहीं के यहीं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ शिन अफसोस के साथ देखता है और सोचता है कि ये कितने अच्छे मीट की बर्बादी है जो पक्के तौर पर उसकी भूख मिटा सकता था। अपने बेटे की बड़बड़ाहट सुनकर वेले समझ जाता है कि लड़का फिर से जिद कर रहा है और फैसला करता है कि अब इसे एक सीरियस लेसन सिखाने का वक्त आ गया है। वो दीवार पर लिखे बड़े बड़े कैरेक्टर्स की तरफ इशारा करता है और चुन पर चिल्लाते हुए उन्हें एक एक करके जोर से पढ़ने को कहता है। डीमन बीस्ट्स खाने लायक नहीं होते। जो भी इन्हें खाएगा उसकी आंखें लाल हो जाएंगी और वो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन में बदल जाएगा। चुन उधर ही देखता है जहां उसके पिता इशारा कर रहे थे, लेकिन वो इतना ड्राउजी था कि दीवार पर लिखे शब्दों को मुश्किल से ही पढ़ पा रहा था। उसके इस बेतुके जवाब ने पल भर के लिए उसके पिता को गुस्से से भर दिया, लेकिन लड़के की मासूम आंखों को देखकर वैनली का गुस्सा पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अंदर ही अंदर उसे गिल्ट का एक गहरा एहसास होता है। उसके बेटे ने अपने जन्म के दिन से लेकर आज तक कभी भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं किया था। वो कहता है, ये ऐसा नहीं है कि तू खाना नहीं चाहता, बल्कि ये मेरी हार है कि मैं तुझे खिला नहीं पाया। लेकिन ये मीट सच में एक पॉइजन है। मैं जाकर डिनर देखता हूँ। फिलहाल के लिए तू अकेले ही इन कुछ कार्कसेस को हैंडल कर ले, वानली कहता है, और वहां से दूर जाते हुए उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। इधर डीमन बीस्ट कार्कसेस के साथ अकेला छूट जाने के बाद चिन एक आयरन टेल ईगल की खुरदरी स्किन को घूरते हुए जोर से अपना थूक गटकता है। ये कम से कम एक थर्ड टियर बीस्ट लग रहा था। और जैसे ही वो बिना मन के उसे इंसिनरेटर की तरफ खींचने लगता है, अचानक कुछ अजीब होता है। उसकी पॉकेट में उठने वाली एक तेज सीयरिंग हीट उसे रुकने पर मजबूर कर देती है और पलक झपकते ही एक मिस्टीरियस बुक हवा में उड़ने लगती है। वो हैरानी से सोचता है कि कैसे एक दोस्त के लिए खरीदी गई साधारण सी पिक्चर बुक इस तरह बदल सकती है, लेकिन उसके पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं था। एक ब्राइट फ्लैश उसकी आंखों को अंधा कर देती है और जब वो आखिरकार अपनी आंखें खोलता है तो वो गोल्डन बुक सीधे उसके दिमाग के अंदर गायब हो चुकी थी। वो बिना सोचे समझे अपना सिर झटकता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने बड़े बड़े गोल्डन कैरेक्टर्स हवा में तैरने लगते हैं। एक ऐसा नजारा जिसने उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया था। वो सोचता है कि क्या आखिरकार भगवान को उसके खाली पेट पे तरस आ ही गया। हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये ट्रेजर असल में क्या है। पल भर की खामोशी के बाद वो अपने इरादों को मजबूत करता है और खुद से कहता है कि दौलत और किस्मत सब भगवान के हाथ में है। वो जंग में मरने के लिए तैयार था, लेकिन भूख से मरना उसे कतई मंजूर नहीं था। उधर तभी उसके पेरेंट्स तेजी से भागते हुए उसके पास वापस आते हैं। उसकी माँ याओ जिंग घबराहट में चिल्लाते हुए कहती है कि उन्हें कुछ वक्त के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट सिटी में रहने वाले उसके ग्रेट अंकल की हालत बहुत नाजुक है। चुन, जो पहले से ही डीमन मीट को चखने का बहाना ढूंढने में लगा हुआ था, उसके दिमाग में जो पहला ख्याल आया उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, ये तो बहुत शानदार मौत है। उसके ऐसा कहते ही वहां की हवा एकदम ठंडी पड़ जाती है और उसकी माँ के चेहरे पर गुस्सा छा जाता है। वो उससे पूछती है कि उसके कहने का आखिर क्या मतलब है, और अपनी गलती का एहसास होते ही चिन एक डेस्परेट एक्सक्यूज बनाने के लिए छटपटाने लगता है। वो सफाई देते हुए कहता है कि उसका मतलब था कि यह बहुत जल्दी हो गया, और जोर से सोचता है कि उसके ग्रेट अंकल को इतनी कच्ची उम्र में क्यों गुजरना पड़ रहा है। आखिर 80 साल तो एक एडवेंचर के लिए जिंदगी का प्राइम टाइम होता है। याओजिंग बस नाक भाव से कोड़ती है और उसे घर पे रहकर तमीज से बर्ताव करने को कहती है। उसने पहले ही उसके स्कूल में कॉल करके लीव ऑफ एब्सेंस की रिक्वेस्ट डाल दी थी और उसे समझा दिया था कि उनके पीछे से उसे क्या क्या करना है। अगर कोई भी डीमन बीस्ट लेकर आता है तो उसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है। एक ऐसा मौका जिसने अंदर ही अंदर चुन को खुशी से उछलने पर मजबूर कर दिया था। चूंकि वो मुश्किल से ही अपना पेट भर पाता था, इसलिए वो स्कूल में कभी भी अपने कल्टीवेशन लेसन्स के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया था। वैसे भी एक क्रेमेटोरियम के फ्यूचर मैनेजर के तौर पर
उसे लगता था कि उसके हायर एजुकेशन के चांसेस तो शुरुआत में ही डेड ऑन अराइवल हो गए थे। अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए वो उन्हें एक सेफ ट्रिप की शुभकामनाएं देता है, जबकि उसके पिता वानली उसे अभी भी एक गहरी चिंता के साथ देख रहे थे। अपने बेटे के समझदार लगने वाले चेहरे को देखकर वॉनली एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि उसने कैबिनेट में कुछ पैसे रख दिए हैं ताकि अगर भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो कहाँ आए। वो चुन को सुझाव देता है कि वो एक बॉटल डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड खरीद ले और अपनी माँ को परेशान करना बंद कर दे। चिन तुरंत वादा करता है कि वो समझ गया है। इसी बीच उसके पेरेंट्स के जाने के 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि चिन उस आयरन टेल ईगल को पकाने के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के इरादे से एक ट्रेडिशनल मेडिसिन शॉप की तरफ बढ़ रहा है। वो शॉपकीपर अंकल जॉन को उनके स्टॉक की गिरती हुई क्वालिटी को लेकर चढ़ाता है और मजाक में फेक्स बेचने के जुर्म में रिपोर्ट करने की धमकी भी देता है। ओल्ड जॉन हंसते हुए बात टाल देते हैं और दावा करते हैं कि फेक हर्ब्स बेचना वैसे भी ज्यादा आसान है, और दोनों कुछ पल के लिए हल्की फुल्की आइडल बैंटर करते हैं। चुन अपनी शॉपिंग लिस्ट उन्हें थमा देता है, जिस पर ओल्ड जॉन एक सरसरी निगाह डालते हैं और कहते हैं कि इसमें तो बस कुछ इनएक्सपेंसिव ट्राइफल्स ही हैं। वो चुन से खुद ही हर्ब्स निकालने को कहते हैं। बिल सेटल करने के बाद वो नौजवान तेजी से अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक जानी पहचानी शक्ल उसके सामने आ खड़ी होती है, जिसे देखते ही चिन का पूरा शरीर पल भर में तनाव से भर जाता है। आवाज गूंजती है, लिटिल बॉटल इधर आ। वो आवाज उसी निकनेम का इस्तेमाल करती है जो चुन को स्कूल में मिला था। बचपन से ही उसे जिंदा रहने के लिए डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसकी कीमत अक्सर उसके परिवार की मामूली हैसियत से बहुत बाहर होती थी। स्कूल के दिनों में उसे अक्सर उन एसेंस बॉटल्स में बची खुची बूंदों को चाटना पड़ता था जो स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स को दी जाती थी। उसके ज्यादातर क्लासमेट्स उन बॉटल्स के बॉटम में बची हुई चंद बूंदों को नीची नजर से देखते थे, लेकिन चुन के लिए वो एक नेसेसिटी थी। वक्त के साथ लिटिल बॉटल और ब्रदर बॉटल वो मॉकिंग टाइटल्स बन गए, जिनका इस्तेमाल करके वे उसे चिढ़ाते थे। सच कहा जाए तो ये थोड़ा क्रूअल था। वापस प्रेजेंट में आते हुए वो पलटता है और एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरते हुए उस आदमी को अपने बिलवेड प्रिंसिपल के रूप में ग्रीट करता है। लेकिन प्रिंसिपल उसके इस नाटक में फंसने वाले नहीं थे, और वो कहते हैं कि वो खास तौर पर चुन को ढूंढने और उसे एक स्टर्न वार्निंग देने के लिए आए हैं। वो उस लड़के को लॉनलन का इस्तेमाल करके फ्री फूड और ड्रिंक्स ऐंठने से बाज आने को कहते हैं और शिकायत करते हैं कि उसकी इस हरकत से खुद उनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल रही है। अगले 5 मिनट तक प्रिंसिपल का मुंह 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता और वो एक के बाद एक रिलेंटलेस और हीटेड लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। जिस लान की वो बात कर रहे थे वो डोंग फैंग लान थी, एक ऐसी लड़की जिसने अपने पिता के डीमन बीस्ट से लड़ते हुए मारे जाने के बाद उसके स्कूल में ट्रांसफर लिया था। ये बात सब जानते थे कि चुन और डोंग फैंग लान बचपन के दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उनके रास्ते अलग होने लगे। जैसे जैसे चिन की भूख बढ़ती गई, डोंग फैंग लान और भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग होती गई और उसके चाहने वालों की भीड़ बढ़ने लगी, और यहीं से उसने अपना खेल शुरू किया। उसने एक ऐसा डिसीजन लिया था जो पूरी तरह से लैन की मर्जी के खिलाफ था। जो भी चाहता था कि वो उसे अकेला छोड़ दे, उसे कीमत चुकानी पड़ती थी, और शुरुआत कम से कम 5 बॉटल्स ऑफ एसेंस ब्लड से होती थी। जब तक वो अपनी यादों से बाहर आता है, हम देखते हैं कि वो अपनी इस छोटी सी स्कीम के जरिए सेवरल 100 बॉटल्स ऑफ डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड इकट्ठा करने में कामयाब होया था। उधर प्रिंसिपल का डेली लेक्चर आखिरकार खत्म होने की कगार पर था, और चिन के चेहरे पर हमेशा की तरह वही बेफिक्री देखकर वो फ्रस्ट्रेशन में एक गहरी सांस लेते हैं। वो एक फाइनल वार्निंग देते हुए चिन को ल्यूजी नाम के एक स्टूडेंट से दूर रहने के लिए कहते हैं। चूंकि वो लड़का एक बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से आता था, प्रिंसिपल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, वरना ली उसके साथ पूरा हिसाब बराबर कर लेगा। फिर हैरान करते हुए वो चिन के हाथ में एसेंस ब्लड की कुछ और बॉटल्स थमा देते हैं। वो बड़बड़ाते हैं कि उन्हें नहीं पता कि आखिर चिन का पेट कैसे काम करता है, और कहते हैं कि उनके खुद के पोते ने भी कभी इतना कंज्यूम नहीं किया जितना इस लड़के ने कर लिया है। प्रिंसिपल झल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे चिन कुछ भी और सब कुछ खा सकता है, और फिर पीछे मुड़कर धीमी आवाज में गालियां बकते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम वापस इंसिनरेशन रूम में लौटते हैं, जहां चुन जल्दबाजी में एक आयरन पॉट तैयार करता है और उस आयरन टेल ईगल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। वो उस मीट को पॉट में डालता है और उसे आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक धीमी आंच पर पकने देता है, जब तक कि एक माउथ वाटरिंग अरोमा पूरी हवा में नहीं फैल जाती। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उस डिलिशियस सेंट को रोकना उसके लिए मुश्किल होता जाता है, जब तक कि आखिरकार वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। जिस पल वो एक ड्राइड मशरूम का टुकड़ा चखता है, उसके दिमाग में एब्सोल्युटली डिलिशियस जैसे शब्द गूंज उठते हैं, जो कि सच में एक गजब का रिएक्शन था। और उसी पल जैसे ही वो मशरूम गले से नीचे उतरता है, उसे एहसास होता है कि उसे बिल्कुल डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड पीने जैसी ही सेंसेशन महसूस हो रही है। हालांकि वो फीलिंग बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी वो साफ तौर पर उस एनर्जी को अपने शरीर में दौड़ते हुए महसूस कर सकता था, जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया था। इसलिए वो बिना किसी परवाह के अपना पेट भरकर खाने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर उसे मरना ही है तो क्यों न पेट भरकर मारा जाए। इसके अलावा वो खुद से कहता है कि अगर वो उनके सिर पर एक बोझ बनकर नहीं रहेगा, तो उसके पेरेंट्स हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं और एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं। देखा जाए तो यह सच में एक बेहद डार्क थॉट था। यह सब सोचते हुए
वो और भी ज़्यादा पागलों की तरह खाने लगता है और महज आधे घंटे के अंदर उसने हड्डियों के अंदर से मैरो को भी 5 बार चूस लिया था। इतने सालों में पहली बार उसे आखिरकार समझ आया कि पूरी तरह से सेटिस्फाइड और पेट भरा होने का एहसास कैसा होता है। वो सोचता है कि इतने सालों की वो भूख और सैक्रिफाइस आखिर किस लिए था। लेकिन जैसे ही वो अपने उस पहले भरपेट खाने के बारे में सोच ही रहा था, हालात बदलने लगे। अचानक उसके पेट में एक हल्की सी डिस्कम्फर्ट उठने लगी और पलक झपकते ही उसके शरीर का एक एक सेल अजीब तरह से एक्टिव और जिंदा हो उठा, इससे पहले कि वो समझ पाता कि आखिर क्या हो रहा है। एनर्जी का एक जबरदस्त तूफान उसके लिम्स और उसके पूरे वजूद में दौड़ने लगा। वो सोचता है कि क्या ये स्कूल का वही फ्रस्ट्रेशन था जो अब बाहर आ रहा था। सालों से वो इतना भूखा था कि उसका पेट सचमुच उसकी स्पाइन से जा लगा था। उस वक्त वो एक कल्टीवेटर बनने के लिए एनर्जी की एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं जुटा पाता था। लेकिन अब जब उसका पेट भर चुका था, उसकी पावर अचानक से जाग रही थी। उसे एहसास हुआ कि असल में उसके शरीर को इससे पहले कभी सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं था, और जहां एक तरफ वो खुशी से भर उठा था, वहीं उसने गौर किया कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक गोल्डन लाइट चमक उठती है और तुरंत बाद उसके दिमाग के अंदर एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी सर्कुलेशन मैप उभर आता है। वो पूरी तरह से इनक्रेडुलस था, क्योंकि सब यही मानते थे कि कोई भी इंसान स्किल्स सिर्फ महंगी डीमन पिल्स खाकर ही हासिल कर सकता है। महज एक कारकस खाकर उसे ये सब कैसे मिल सकता है? बिना ज्यादा सोचे वो तुरंत उस एनर्जी को अपने लिम्स और कोर में गाइड करना शुरू कर देता है। स्कूल में सिखाए गए कल्टीवेशन मेथड्स को फॉलो करते हुए वो आधे घंटे तक अपनी ब्रेथ को सर्कुलेट करता रहता है, जब तक कि प्योर रिफ्रेशमेंट की एक लहर उसके अंदर नहीं दौड़ जाती। झटके से अपनी आंखें खोलते हुए उसे एहसास होता है कि उसने आखिरकार फर्स्ट लेवल ऑफ कल्टीवेशन हासिल कर लिया है। एक ऐसा माइलस्टोन जिसके बारे में वो सोचता था कि शायद उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इसी बीच हम अगले दिन दोपहर 2 बजे की तरफ बढ़ते हैं, जब डीमन बीस्ट कार्कसेस लेकर आने वाला ट्रांसपोर्ट ट्रक बिल्कुल अपने सही वक्त पर पहुंचता है। ड्राइवर बाहर से ही जंग वॉनले को आवाज लगाता है कि वो आकर डिलीवरी ले लें, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं उस लड़के के पिता वहां नहीं थे। शिन भागकर दरवाजे पर पहुंचता है और बताता है कि अंकल नियो की टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई, क्योंकि उसके पेरेंट्स एक फ्यूनरल अटेंड करने बाहर गए हुए हैं। अंकल नियो सुझाव देते हैं कि वो कार्कसेस को किसी दूसरे क्रेमेटोरियम में ले जाएंगे, लेकिन शिन तुरंत विरोध करता है, क्योंकि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो जिद करता है कि अपने पिता के 7 सालों की प्रैक्टिस के बाद वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि इंसिनरेशन प्रोसेस को अकेले कैसे हैंडल करना है। उसे बस उन्हें अंदर रखने में मदद चाहिए थी। हालांकि अंकल नियो को शक था कि क्या वो एक 8th लेवल हाउलिंग मून डॉग को हैंडल कर पाएगा, जिसे बस पिछली रात ही मारा गया था। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या वो सच में ये कर पाएगा, और चुन के पक्का वादा करने के बाद अंकल नियो उस लड़के को सावधान रहने को कहते हैं। अपने इंस्ट्रक्शंस पूरे करने के बाद अंकल नियो अपने पीछे खड़े नौजवानों को प्रोसेसिंग शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। फिर ये देखकर कि कोई आसपास नहीं है, वो आगे झुकते हैं और पिंग के कान में फुसफुसाते हुए बताते हैं कि इन डीमन कार्कसेस को अथॉरिटीज ने गलती से मार दिया था, और इसी वजह से इनके अंदर से एसेंस ब्लड का एक्सट्रैक्शन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। पिंग सिर हिलाता है और इस क्वाइट टिप ऑफ के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है। अंकल नियो लड़के के इस रिएक्शन पर मुस्कुराते हैं, लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव सीरियस हो जाते हैं। वो उसे चेतावनी देते हैं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट का माहौल आजकल कुछ खास शांत नहीं है। डीमन बीस्ट बीच बीच में पेरीमीटर पार करके अंदर घुस रहे हैं। उनकी एडवाइस बिल्कुल सीधी थी, रात के वक्त फालतू बाहर मत घूमना। पिंग वादा करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अंकल नियो आगे कहते हैं कि 3 दिन के अंदर इंस्पेक्टर्स आने वाले हैं, और वो लड़के को हिदायत देते हैं कि इस बीच कोई भी लापरवाही न बरते। चिन उन्हें भरोसा दिलाता है कि पोल्यूशन डेडलाइन कोई इशू नहीं होगी, और वादा करता है कि 3 दिन के अंदर सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकल एम और उनके आदमी आखिरकार वहां से निकल जाते हैं। इधर चिन उस 8th लेवल हाउलिंग मून डॉग की तरफ देखता है और उसके मुंह में बेतहाशा पानी आने लगता है। जिस पल वो उस बीस्ट के करीब पहुंचता है, उसके दिमाग के अंदर मौजूद वो गोल्डन बुक, ध्यान रहे कोई येलो बुक नहीं, एक बिल्कुल नए पेज पर पलट जाती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके दिमाग में गूंजता है, टारगेट आइडेंटिफाइड, 8th लेवल हाउलिंग मून डॉग, कैटेगरी माइनर डीमन। इसका मीट बेहद सख्त है और इसमें ढेर सारी हड्डियां हैं। स्टेटस, इसे खाने से एनर्जी में इजाफा होता है, लेकिन इसका फ्लेवर पूरी तरह से मीडियोकर है। सिस्टम रिकमेंडेशन, इसकी हड्डियों को धीमी आंच पर पकाएं और थोड़ी सी चिली का इस्तेमाल करें, ताकि इस मीट के लिए एक शानदार और फ्लेवरफुल बेस तैयार किया जा सके। मांस को पतला काटकर और उसे एक स्पेशल हनी बेस्ड डिपिंग सॉस के साथ मिलाकर स्वाद को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। इस सॉस की रेसिपी न केवल स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाती है, बल्कि किडनी फंक्शन में भी मामूली सुधार करती है, यहां तक कि इससे पेट भरा होने का एहसास भी बढ़ जाता है। हालांकि किताब का वो आखिरी कमेंट कि कुत्ते भी इसे नहीं खाएंगे, चुन ने चतुराई से इग्नोर कर दिया। वो खुद से कहता है कि किताब बस नखरे दिखा रही है, लेवल 8 का बीस्ट भी इसके शानदार स्वाद के लिए काफी नहीं है, अब तो हॉट पॉट ही बनेगा। उसे याद आता है कि पुराने हारमोनियस सोसाइटी में लोग एक्टिविस्ट के हमले के डर से डॉग मीट खाने से डरते थे। उसे काफी खुशी होती है कि वो उस दौर में नहीं जी रहा है,
सिर्फ मांस खाने के लिए आलोचना झेलने का ख्याल ही उसे डरावना लगता है। कारकैस को स्टील रैक पर रखने के बाद उसे फिर से पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस होती है और वो तुरंत पानी उबलने के लिए रख देता है। पकते हुए मांस की खुशबू जल्द ही हवा में फैल जाती है, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता है और वो पूरा दिन अवशेषों को खाने में बिता देता है। जब तक आखिरी आयरन टेल्ड ईगल खत्म होती है, उसे पूरी दुनिया और भी चमकती हुई महसूस होती है। वो अपने शरीर के भीतर हो रहे बदलावों को महसूस करने के लिए रुकता है। अपनी इंटरनल एनर्जी को महसूस करते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। सिर्फ 3 पक्षियों को खाकर ही वो लेवल 2 पर पहुंच चुका है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी अपनी शार्प क्लॉ टेक्निक में आए बदलाव से होती है, जो पहले कंकड़ों पर सिर्फ हल्के निशान छोड़ पाती थी। अब उसकी उंगलियां पत्थर को ऐसे चीर सकती हैं जैसे वो टोफू हो, जिसका मतलब है कि उसकी मास्टरी कम से कम स्मॉल सक्सेस स्टेज तक पहुंच गई है। किताबों के अनुसार एक आम इंसान को इस लेवल तक पहुंचने के लिए 10 डीमन पिल्स और कड़ी मेहनत की जरूरत होती। फिर भी उसने इसे सिर्फ 3 आयरन टेल्ड ईगल्स खाकर हासिल कर लिया। इस पल उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। शिन को महसूस होता है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। लगातार 7 दिनों तक उसकी जिंदगी इसी ताल में चलती है, शांतिपूर्ण और संतोषजनक। उसके लिए पेट भरा होना ही सबसे बड़ी खुशी है। उसके माता पिता अभी भी बाहर हैं और उसके द्वारा खाए जाने वाले डीमन कार्कसेस का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसकी डाइट के साथ साथ उसकी कल्टीवेशन में भी सुधार होता है और सिर्फ 1 हफ्ते में वो एक खौफनाक लेवल 7 पर पहुंच जाता है। सच कहें तो ये एक चौंकाने वाली रफ्तार है। उसकी शार्प क्लॉ टेक्निक अब ग्रैंड सक्सेस स्टेज पर पहुंच चुकी है, जो किसी भी साधारण साधक के लेवल से कहीं ज्यादा है। इस स्टेज पर उसका हुनर अब प्रॉक्सिमिटी रैंक के करीब वाले बीस्ट को भी गंभीर चोट पहुंचा सकता है, भले ही उसकी अपनी कल्टीवेशन अभी उस दायरे में न पहुंची हो। एक रात अपना रोज का डीमन मील खत्म करने के बाद वो गहरी साधना कल्टीवेशन में होता है। तभी अचानक उसे मुख्य द्वार पर हलचल सुनाई देती है। वो अपनी भौहें सिकोड़ता है, ये सोचते हुए कि इतनी रात को कौन आएगा। जब वो लिविंग रूम की ओर बढ़ता है और एक कैबिनेट खोलता है तो ठीक आधी रात का समय हो रहा होता है। वो एक स्टील ब्लेड बाहर निकालता है, जो उसके पिता की सबसे कीमती चीज है। आम लोग इतनी रात को क्रेमेटोरियम नहीं आते, इसलिए वो अपने जूते पहनता है और सतर्क होकर दरवाजे को देखता है। उसकी नाक फड़कती है। वो एक गहरी सांस लेता है और उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं। शहर की दीवारों के अंदर एक डीमन बीस्ट, ये बहुत ही असामान्य है। यहां तक कि उपनगरों सबर्ब्स में भी दीवारों के भीतर अचानक किसी डीमन का दिखना कम से कम संदिग्ध तो है ही। कुछ दिन पहले की अंकल नियो की चेतावनियों को याद करते हुए उसे एक बात समझ आती है। क्या क्रीमेटोरियम के पास कोई स्पेशल रिफ्ट हो सकता है? यह विचार ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। 13 शहर स्पेशल रिफ्ट्स पर सख्त नियंत्रण रखते हैं, खासकर जंगली और अनरजिस्टर्ड वालों पर। उसे बाहर से एक गंध आती है। वहां एक बीस्ट है जिसका कल्टीवेशन लेवल लगभग रैंक 5 के आसपास है। यह हाउलिंग मून डॉग खाने से मिली एक नई खूबी है। उसकी ग्रैंड सक्सेस वाली सूंघने की शक्ति 100 मीटर के भीतर खतरे का पता लगा सकती है और ताकत का अंदाजा भी लगा सकती है। उसकी आंखों में अनिश्चितता झलकती है। मन ही मन वो इस बात को लेकर उलझा हुआ है कि इसकी रिपोर्ट सिटी डिफेंस टीम को दे या मामला अपने हाथों में ले ले। अतीत में उसकी पहली प्रवृत्ति मदद के लिए बुलाने की होती, लेकिन अब वो हिचकिचाता है। आखिर अब वो बेबस नहीं है। उसकी नई ताकत से उपजी एक बेचैनी और कातिलाना प्रवृत्ति, किलर इंस्टिंक्ट, उसके भीतर जगती है। आखिर वो शार्प क्लॉ का रैंक 7th मास्टर है। वो सोचता है कि क्या उसे जोखिम उठाना चाहिए। अगर वो सफल हो गया तो इनाम बहुत बड़ा हो सकता है। प्रॉक्सिमिटी रैंक अब उसकी पहुंच के बहुत करीब है। वो अपना फैसला कर लेता है। बहुत ज्यादा ताकतवर होने की शिकायत भला कौन करेगा। वो बाहर इंतजार कर रहे बीस्ट पर अपने हुनर आजमाने का फैसला करता है। स्टील ब्लेड को मजबूती से पकड़कर वो दरवाजा खोलता है। हालांकि जैसे ही वो बीस्ट को देखता है, वो तुरंत अपने प्लान पर दोबारा विचार करता है। उसने स्टील ब्लेड इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन उसके सामने जो दुश्मन था वो एक चूहा था, एक विशाल जीव जो खुद चिन से छोटा नहीं था। उसके दांत किसी जंगली सुअर की तरह खूंखार थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल चमक रही थीं और उसके जबड़ों से लार टपक रही थी। बीस्ट साफ तौर पर भूखा था, लेकिन चिन ने बस एक गहरी सांस ली और मुस्कुराहट के साथ चूहे को आगे आने का इशारा किया। उसने उसे करीब आने के लिए उकसाया और उकसावे में आकर या फिर भूख की वजह से चूहे ने हवा में उसकी ओर छलांग लगा दी। उसने उसे घूरकर देखा, यह सबक याद करते हुए कि जब किसी डीमन बीस्ट का सामना हो तो कभी डर नहीं दिखाना चाहिए। इंसान को और भी भयानक बनना चाहिए। सच कहें तो उसका कल्टीवेशन लेवल पहले से ही उस बीस्ट पर भारी था, और जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकी। मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपनी ऊर्जा को शार्प क्लॉ में डाला, अपना वजन बदला और पूरी ताकत से अपना दायां हाथ चलाया। एक ही झटके में चूहा तड़पने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी के आर पार उंगलियों के 5 गहरे छेद हो गए थे। वो ठहाका मारकर हंस पड़ा और जानपिन जैसे ताकतवर इंसान को चुनौती देने के लिए उस मामूली चूहे का मजाक उड़ाया। ये शुद्ध युवा अहंकार का पल था, लेकिन तुरंत बाद उसके पैर कांपने लगे। उसने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया था। दोबारा संभलने में उसे पूरा 1 मिनट लगा।
इसके बाद वो कारकस को चीर फाड़ के लिए क्रिमेशन रूम में खींच कर ले गया। जैसा कि उम्मीद थी, मूंग के दाने के आकार का एक ग्रीन कोर दिखाई दिया। हालांकि इसमें से काफ़ी गंदी और तीखी गंध आ रही थी। उसकी इसे खाने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने इसे बाद में अपने कर्ज चुकाने के लिए एक बोतल में डाल दिया। कई खाली बोतलों को एसेंस ब्लड से भरने के बाद उसने आखिरकार अवशेषों को इंसिनरेटर में डाल दिया और आग जला दी। उसने कुछ और बेलचा भर के ईंधन डाला, दरवाज़ा बंद किया और स्पेशल रिफ्ट की तलाश में बाहर निकल गया। रास्ते में उसे कई और ग्राउंड प्लकिंग रैट्स मिले, जिनमें से हर एक का इस्तेमाल उसने शार्प क्लॉ टेक्निक पर अपनी महारत को और निखारने के लिए किया। इनमें से कोई भी चूहा कल्टीवेशन के लेवल 6 से ऊपर नहीं था, जिससे स्वाभाविक रूप से वो स्थिति को लेकर काफ़ी सकारात्मक महसूस करने लगा। किसी रिफ्ट से निकलने वाले बीस्ट्स का लेवल उसके खतरे का संकेत देता है, और चूंकि ये सिर्फ मिड टीयर थे, तो इस रिफ्ट का लेवल शायद लेवल 9 पर ही खत्म हो जाता होगा। हम जानते हैं कि ये रिफ्ट्स अक्सर फ्रैगमेंटेड रिम्स, प्राचीन महाद्वीपों के टुकड़ों, छिपी हुई झीलों या यहाँ तक कि खोए हुए महासागरों तक ले जाते हैं। भले ही यहाँ के बीस्ट कमजोर थे, लेकिन खजाने नहीं। कम लेवल के रिफ्ट्स में हाई लेवल आर्टिफैक्ट्स ढूंढकर कई लोग महान बने हैं। ये लॉटरी जीतने से भी ज्यादा रोमांचक लग रहा था। जैसे ही जांगपिंग तेजी से आगे बढ़ा, उसे घर से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक चमकता हुआ रिफ्ट मिला। वो दरार फिशर किसी वर्टिकल आई की तरह फ्लोरेसेंट लाइट से चमक रही थी, और बिना पल गंवाए वो उसके अंदर घुस गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, रिफ्ट की रोशनी अचानक कम हो गई। इस बीच पूरे जिले में साउथ सिटी गार्ड्स के अलार्म बजने लगे। उपनगरों में एनर्जी फ्लक्चुएशन का पता चला था और पास के दस्तों को तुरंत इसे संभालने का आदेश दिया गया। हालांकि यह एक मामूली मामला लग रहा था, चूंकि ऊर्जा का स्तर कम था। दिग्गजों ने अपने हाई लेवल शिकार जारी रखे, जबकि एक रुकी स्क्वाड को मदद के लिए भेजा गया। तेज रोशनी की एक चमक के बाद जांगपिंग ने फिर से अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की और अपने नए परिवेश को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। उसकी पीठ पर मौजूद स्टील ब्लेड उस रिफ्ट के अंधेरे में चमक रही थी, जहां 2 गहरे संकरे रास्ते बाएं और दाएं बट रहे थे। ऊपर से देखने पर दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे, घने झाड़ियों से भरे जंगल। लेकिन उसने एक छिपे हुए खतरे को महसूस किया और हवा में जल्दी से एक सूंघ स्निफ ली। बाईं ओर उसे लेवल 5 या उससे ऊपर के कम से कम 1 दर्जन ग्राउंड प्लकिंग रैट्स की गंध आई। दाईं ओर केवल 7 या 8 थे। कौन सा रास्ता चुनना है, ये साफ था, और उस पल में वो कुत्ते के मांस से मिली सूंघने की शक्ति के लिए बेहद आभारी महसूस कर रहा था। उस तोहफे के बिना उसे पता ही नहीं चलता कि कैसे चुनना है। उसने दाएं रास्ते पर कदम रखा, जहां 7 या 8 चूहों ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसकी हालिया ट्रेनिंग का मतलब था कि अब वो कोई ऐसा रुकी नहीं था जो लड़ाई से डरे। उसे ठीक से पता था कि कैसे वार करना है। अपने हथेलियों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए वो चकमा देने और भीषण जवाबी हमला करने के लिए अपने शरीर को घुमाता रहा। चूहे एक राउंड भी नहीं टिक सके, और कुछ ही सेकंड में वे सब जमीन पर थे और उनकी खोपड़ियों में उंगलियों के 5 साफ छेद हो चुके थे। वो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि मास्टर क्लॉ टेक्निक के साथ लेवल 7 पर होना एक तरह की बुलिंग है। ये पूरी तरह से कत्लेआम था। इस तरह के हुनर में महारत हासिल करने के लिए आमतौर पर सालों के अनुशासन की जरूरत होती है। फिर भी उसने इसे सिर्फ खाकर हासिल कर लिया था, जो सच कहें तो काफी बड़ा शॉर्टकट है। इससे भी ज्यादा अजीब उसकी सूंघने की शक्ति थी, जो उसे चूहों के हमले की योजना बनाने से पहले ही उनकी हर चाल को भांपने की ताकत दे रही थी। यह सच में वैसा ही लग रहा था जैसे कोई ताकतवर कमजोर को सता रहा हो, है ना? वो सीधा हुआ और 20 मिनट तक चलता रहा, जब तक कि वो संकरा रास्ता आखिरकार खुल नहीं गया। सामने का नजारा देखकर वो रुका और उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये एक मंदिर था। हालांकि सावधानी से सूंघने पर उसे किसी तत्काल खतरे का पता नहीं चला। वो हैरान था कि बुद्धास लाइट से सराबोर एक शांत मंदिर यहाँ कैसे हो सकता है। तभी हमें एक दूर की घंटी की गूंज सुनाई दी। मंदिर के फाटकों से एक यंग नॉविस मॉन्क बाहर निकला, जिसने शानदार लबादा पहना हुआ था और एक बड़ी चमकती मुस्कुराहट के साथ जांगपिंग के पास आया। भिक्षु ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि रिफ्ट खुलने के बाद यहाँ आने वाला वो पहला मेहमान है। जांगपिंग पूरी तरह से चकित था। उसे उम्मीद थी कि वो राक्षसों से लड़ेगा, लेकिन यहाँ उसका स्वागत किसी सम्मानित अतिथि की तरह किया जा रहा था। उसे सच में उस भिक्षु से किसी खतरे की गंध नहीं आ रही थी, इसलिए उसने साथ देने का फैसला किया और बताया कि वो बस इत्तेफाक से इस जगह पर आ गया है। जब उसने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वो आ रहा है, तो भिक्षु ने बताया कि माउंट 1000 बुद्धास एक सुरक्षा चक्र फॉर्मेशन से सुरक्षित है, जिसने उसके आने का पता लगा लिया था। भिक्षु ने अफसोस जताते हुए कहा कि कई दिनों से उनके फाटकों के बाहर राक्षस उत्पात मचा रहे हैं, जिससे वे तब तक फंसे हुए और बेबस थे जब तक कि जांगपिंग नहीं आ गया। जांगपिंग को इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगा। अगर पहाड़ इतना शक्तिशाली था तो उसने सोचा कि वे खुद राक्षसों का सफाया क्यों नहीं कर सकते। उसके मन में एक चुभता हुआ सवाल भी था, अगर उनका डिफेंसिव फॉर्मेशन इतना मजबूत था तो वे महज मामूली जानवरों द्वारा अंदर कैसे फंस सकते। यहाँ हम उसे यह समझने की कोशिश करते हुए देखते हैं कि यह भिक्षु असल में किस तरह का प्राणी है। जैसे जैसे नौसिखिए ने बताया कि फॉर्मेशन कमजोर पड़ रहा है, भिक्षु ने दावा किया कि वे केवल मंदिर परिसर की रक्षा कर पा रहे हैं और उसे अंदर आने का न्योता दिया। जांगपिंग ने सावधानी से सिर हिलाया। चूंकि वो इतनी दूर आ चुका था, वो अब पीछे हटने वाला नहीं था।
लेकिन जैसे ही उसने फाटकों के अंदर कदम रखा, उसकी भौहें तन गईं। उसे अचानक खून की एक भारी गंध आई, एक ऐसी गंध जो इतनी तीखी थी कि उसकी सूंघने की महारत से छिप नहीं सकती थी। आंगन में भिक्षु के लबादों में युवकों का एक समूह ध्यान लगाने वाली चटाइयों पर बैठा था। उनकी उपस्थिति शांत लग रही थी। पहली नजर में वे बड़ी भक्ति के साथ सूत्रास पढ़ रहे थे। फिर भी जंपिंग हाई अलर्ट पे रहा, क्योंकि खून की वो धात्विक गंध उन्हीं में से आ रही थी। वो नौसिखिया, जिसका नाम लियाओ चुन था, ने उसे पीछे आने का विनम्र इशारा किया और मुस्कुराते हुए अपने चमकते सफेद दांत दिखाए। जानपिंग तो डर के मारे लगभग मरने वाला ही था। बाहर की कम रोशनी ने बारीकियों को छुपा दिया था, लेकिन अब जब वे अंदर थे तो सच्चाई साफ दिख रही थी। जैसे ही लियाओ चुन मुस्कुराया, जानपिंग ने उसके दांतों में फंसे कच्चे मांस के टुकड़े देखे, जिसके साथ ताज़ा खून की एक भारी और घिनौनी बदबू आ रही थी। वो सिर झुकाए उसके पीछे चलता रहा और कुछ ही देर में उसे एक शांत ध्यान कक्ष मेडिटेशन रूम में ले जाया गया, जहां लियाओ चुन मुस्कुराहट के साथ बोला। उस नौसिखिए ने बताया कि उनके मठाधीश एबोट किसी भी आने वाले को मेहमान मानते हैं, खासकर उसे जो इतने कठिन समय में पहाड़ तक पहुंच सके। उसने जंपिंग से कहा कि जब तक मठाधीश उससे मिलें तब तक वो आराम करे। फिर उसने कहा कि दुनियादारी के आदमी होने के नाते उसे खाने का शौक होगा ही। उसने दावा किया कि एक वाइल्ड चिकन गलती से मंदिर में भटक गया था और कल रात मर गया तो वे अपने गेस्ट के लिए सूप बना रहे थे। जंपिंग तुरंत अलर्ट हो गया। उसे लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। एक मॉन्क के दांतों में मांस फंसा होना सिर्फ एक टूटे हुए व्रत से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। असली सवाल यह था कि मांस आया कहां से, खासकर जब लियाओ चुन ने दावा किया था कि बाहर मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। वे मॉन्स्टर्स को खा रहे थे, इसलिए उसने मैट पर बैठे बैठे खुद को शांत रखने की कोशिश की। कुछ ही देर में लियाओ चुन मांस का एक गर्मा गर्म खुशबूदार कटोरा लेकर वापस आया और मुस्कुराते हुए अपने गेस्ट को गर्मा गर्म खाने के लिए कहा। मॉन्क ने जोर दिया कि चूंकि वे धार्मिक लोग हैं, इसलिए पूरा बर्तन उसी के लिए है, क्योंकि माउंट हाउजन बुद्धिस्ट पर गेस्ट बहुत कम आते हैं। कटोरे को घूरते हुए जंपिंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि ये मॉन्क्स उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यह चिकन बिल्कुल नहीं था। यह साफ तौर पर आयरन टेल्ड ईगल का मांस था, एक ऐसी चीज जिसके बारे में वो अच्छी तरह जानता था कि ये इंसान को मॉन्स्टर बना सकती है। अगर उसने इसे खाया तो वह 3 दिनों के भीतर एक करप्टेड बीइंग बन जाएगा। और अचानक पहेली के सारे टुकड़े आपस में जुड़ गए। ये मॉन्क्स असल में मॉन्स्टर्स को खा रहे थे। वे पागल थे, और अगर उन्होंने कंट्रोल खो दिया तो वे जीते जागते डिजास्टर बन जाएंगे। ये देखकर कि जंपिंग हिला नहीं है, लियाओ चुन उसे गौर से देखने लगा और धीमी आवाज में पूछा कि वो खा क्यों नहीं रहा है। उसे लगा कि कहीं खाना उसकी पसंद का तो नहीं है। हालांकि अब उसकी मुस्कान अजीब लग रही थी। जंपिंग ने अपना डर दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने जबरदस्ती हंसते हुए मॉन्क से कहा कि बात स्वाद की नहीं है, बल्कि खाना बनाने का तरीका ही गलत है। लियाओ चुन का चेहरा सख्त हो गया और उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है, और माहौल ठंडा पड़ गया। ये मॉन्क कम से कम 9th हेवन रेल्म पर था। अपने डर को दबाते हुए जंपिंग ने इशारा किया कि मॉन्क्स को मांस ठीक से पकाना नहीं आता होगा और उन्हें अपना हुनर दिखाने का ऑफर दिया। उसने सूप लिया और बाहर निकल गया। मॉन्क हैरानी में सुन्न रह गया और खतरनाक ऑरा धीरे धीरे कम होने लगा। लियाओ चुन उसकी कला देखने के लिए मान गया और जल्द ही वे किचन में थे, जहां आयरन टेल्ड ईगल का एक बर्तन उबल रहा था। जंपिंग ने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा, फिर पोलाइटली मास्टर लियाओ चुन से बाहर जाने को कहा ताकि वो अपनी सीक्रेट रेसिपी तैयार कर सके। मॉन्क मुस्कुराया और चला गया, और दरवाजा बंद होते ही जंपिंग ने उस खराब मांस को दोबारा पकाने के लिए अपनी मेडिसिनल हर्ब्स निकाली। उसके पास कुछ तरकीबें थीं, और जैसे ही एक लाजवाब खुशबू आने की, उसने मास्टर लियाओ चुन को टेस्ट करने के लिए दरवाजा खोला। जंपिंग ने मॉन्क को एक बाइट ऑफर की, लेकिन लियाओ चुन ने मना कर दिया और कहा कि वे मांस नहीं खा सकते, और गेस्ट को अकेले एंजॉय करने के लिए कहा। और इस तरह भूखा होने का नाटक करते हुए उसने मॉन्क की पैनी नजर के सामने ही डटकर खाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद खाना खत्म हो गया। पूरा आयरन टेल्ड ईगल, सूप और हड्डियां सब उसके पेट में समा गए, जिससे लियाओ चुन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई और वह उसे वापस छोड़ आया। अगली सुबह तड़के जंपिंग ने दरवाजा खोला तो देखा कि लियाओ चुन हाथ में एक और आयरन टेल्ड ईगल पकड़े खड़ा था। चमकते चेहरे के साथ मॉन्क ने कहा कि कितनी अच्छी किस्मत है कि एक और जंगली चिकन मंदिर में मरा हुआ मिला। यकीनन ये गेस्ट के अच्छे नसीब का संकेत है। जंपिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक आयरन टेल्ड ईगल का खुद गिरकर मर जाना नामुमकिन था, लेकिन उसने बस मुस्कुराने का नाटक किया और इसे एक लकी इत्तेफाक बताया। उसने खुद खाना पकाने के पुराने रूटीन को फॉलो करने का सुझाव दिया। हालांकि लियाओ चुन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर उस एक्सप्रेशन ने उसकी रीढ़ में सहरन पैदा कर दी। जल्द ही किचन से मांस कटने की आवाज गूंजने लगी, और जैसे जैसे मॉन्क्स अपने सूत्रास पढ़ रहे थे, उन सबके चेहरों पर वही अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने तय कर लिया है कि उसे एक बार फिर वो प्रोसेस्ड आयरन टेल्ड ईगल खाना ही होगा। एक ऐसा काम जिसे उसने भारी मन से किया। इस 3rd ईयर मॉन्स्टर से ज्यादा कल्टीवेशन नहीं मिली, और मंदिर की बढ़ती अजीबोगरीब हरकतों को महसूस करते हुए उसने फैसला किया कि अब जाने का समय आ गया है, या कम से कम उसे ऐसी उम्मीद थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता,
लियाओ चुन एक अटल आवाज में आया और ऐलान किया कि एबट आखिरकार फ्री हैं और वे हैंडसम यंग गेस्ट से मिलना चाहते हैं। जांगपिंग अपने बाहर को पी गया और जबरदस्ती मुस्कुराया, ये महसूस करते हुए कि मॉन्क के पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसने दावा किया कि वो लंबे समय से बौद्ध शिक्षाओं का प्रशंसक रहा है, जबकि वो नोट कर रहा था कि ये मॉन्क 7th या 8th हेवन रेल्म पर थे, लड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर। उसने एक जरूरी नियम समझा, जब तक वो उनकी सीमाओं को पार नहीं करता वो फिलहाल सुरक्षित रह सकता है। मिसाल के तौर पर मॉन्स्टर मीट को मना करना सीधे मौत का रास्ता था। उसने गौर किया था कि जब भी वह हिचकिचाता, लियाओ चन की आंखें कैसे बदल जाती थीं। उसे स्पेशल रिफ्ट्स के बारे में मिले सबक याद आए। कुछ पराई दुनिया थी, कुछ टुकड़े और कुछ एक इन्फिनिट लूप में फंसी हुई सीन्स थीं। ये जगह बाद वाली जैसी लग रही थी, एक डरावना चक्र जहां ये मंक्स शायद एंशिएंट सोल्स या समय के प्रोजेक्शंस के अलावा कुछ नहीं थे। अपनी नर्व्स को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए उसने आखिरकार जवाब पाने की उम्मीद में मेडिटेशन रूम का दरवाजा खटखटाया। नहाने की आवाज रुक गई और बर्फ जैसे सफेद बालों और कमजोर शरीर वाले एक बूढ़े मॉन्क ने उसे एक कोमल जानती हुई मुस्कान के साथ देखा। एबट ने पूछा कि क्या वह वही जवान है जो पिछली रात आया था, और जांगपिंग ने शांत दिखने की पूरी कोशिश करते हुए सिर हिलाया। एबट ने उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही बूढ़ा आदमी बोला, जांगपिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि मॉन्क के दांतों के बीच अभी भी मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। ऐसा लगा जैसे पूरा 1000 बुढ़ा माउंटेन एक दिखावा था। खून की तेज महक उसकी नाक से टकराई और उसे उल्टी रोकने के लिए लड़ना पड़ा। जब पूछा गया कि उसे यह पहाड़ कैसा लगा, तो जंपिंग ने एक परफेक्ट मुस्कान दी और जवाब दिया कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। उसने खाने और खूबसूरत नज़ारों की तारीफ की और कहा कि बाहर की मॉन्स्टर इन्फेस्टेड दुनिया के मुकाबले ये जगह यकीनन एक पैराडाइज है। पैराडाइज का जिक्र सुनकर एबट की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी और उसने इस बात पर एक धीमी सूखी हंसी हंसी। चूंकि उसे ये इतना अच्छा लगा, एबट ने सुझाव दिया कि शायद हमारे यंग गेस्ट को बस हमेशा के लिए यहीं 1000 बुद्धा माउंटेन पर रुक जाना चाहिए। उसने डींग मारी कि भले ही मंदिर का पतन हो गया है, लेकिन उनकी एंशिएंट हेरिटेज बहुत गहरी है और उनकी सीक्रेट टेक्निक्स बेशुमार है। जब पूछा गया कि वह कौन सी तकनीक सीखना चाहता है, तो जांगपिंग की आंखें फटी रह गईं। असली परफॉर्मेंस आखिरकार अब शुरू हो रही थी। उसे अपनी टेक्स्ट बुक से याद आया कि ये रिफ्ट्स अक्सर इसी तरह काम करते हैं। इन शक्तियों के झांसा देकर अनजाने लोगों को फंसाने के साथ उसने तर्क दिया कि अगर वे सच में इतने ताकतवर होते तो वे मॉन्स्टर्स द्वारा खत्म नहीं किए जाते और हमेशा के लिए इस चक्र को नहीं दोहराते। ये लोग जिंदा हो सकते थे या शायद लंबे समय से मरे हुए, ये बताना नामुमकिन था। लेकिन बूढ़े मॉन्क को हराने के लिए उसे एक प्लान की जरूरत थी। एक पल सोचने के बाद वह रुकने के लिए तैयार हो गया, यह महसूस करते हुए कि ये लोकेशन ड्रिफ्ट के कोऑर्डिनेट्स को फिक्स करने की चाबी हो सकती है। चाहे वो इस खोज की रिपोर्ट करे या इसे अपने पास रखे, ये एक फॉर्चून था। हालांकि उसने दावा किया कि वह इतनी आसानी से कमिट नहीं कर सकता। उसने सुझाव दिया कि अगर एबट उसे मंदिर का इतिहास जानने के लिए लाइब्रेरी पवेलियन जाने की अनुमति दें, तो वह खुद को ज्यादा सहज महसूस कर सकता है। बूढ़ा मंक पूरी तरह से दंग रह गया। इन सभी सालों में ये पहला ऐसा गेस्ट था जिसने ऐसी अजीब फरमाइश की थी। आमतौर पर लोग या तो मना कर देते थे और पीट पीट कर मार दिए जाते थे, या सीक्रेट टेक्निक्स के नाम पर उनकी आंखों में लालच चमक उठता था। लेकिन ये पहली बार था जब कोई पहले मंदिर को इवैल्यूएट करना चाहता था। और एक पल के लिए एबट का दिमाग समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। जंपिंग मॉन्क के चेहरे के हाव भाव पर करीब से नजर रखता रहा और ये देखकर कि उसने अभी तक मर्यादा पार नहीं की है, वो और भी खुलकर बोला। उसने कैजुअली जिक्र किया कि म्यूचुअल सिलेक्शन चीजें करने का आधुनिक तरीका है, और एक लंबी खामोशी के बाद एबट ने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़ा मंक आखिरकार मान गया और दोहराया कि यह स्वीकार्य है, और इस तरह गेम का अगला फेज शुरू हुआ। एबट ने उसे रोकने का मन बना लिया था, इसलिए उसने सिर हिलाया और लियाओ चुन को रास्ता दिखाने को कहा। बूढ़े मॉन्क को जाहिर तौर पे समझने के लिए समय चाहिए था कि क्या हो रहा है, कि जंपिंग मन ही मन हंस रहा था कि उसे कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया गया। सच कहूं तो एबट की अक्ल कम लग रही थी। वह बुरी तरह से पाखंडी था और अपने दिखावे से चिपका हुआ था। इस मॉन्स्टर वाली हालत में भी जंपिंग जानता था कि अगर मॉन्क ने उसे अभी नहीं खाया तो लियाओ चन ही शायद पहले हमला करेगा। वह लियाओ चन को संभाल सकता था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। मंदिर का इनविटेशन साफ तौर पे उसे फंसाने के लिए एक जाल था। इस पल में कई चीजें साफ हो गईं। उनके साथ जुड़ने का मतलब था आंगन में उन दिमागहीन मंत्र जपने वाले मॉन्क्स में से एक बन जाना। उसे शक था कि 1000 बुद्धा माउंटेन इसी तरह लोगों को बचाता है। आपको फायदे तो मिलते हैं, लेकिन इसमें एक डार्क पैराडॉक्स शामिल है। एक बार जब आप जुड़ जाते हैं तो छोड़ने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जांगपिंग ने चालाकी से काम लिया। वह शामिल होगा, लेकिन सिर्फ इवैल्यूएशन के बाद। यह पूरी तरह से वाजिब रिक्वेस्ट थी। और जल्द ही हम उसे एक छोटी 3 मंजिला इमारत की ओर लियाओ चन के पीछे जाते दिखते हैं। लियाओ चन ने समझाया कि यहीं सीक्रेट टेक्निक्स रखी जाती हैं। अब उसका लहजा बहुत दोस्ताना था, क्योंकि वह जंपिंग को अपनों में से एक समझने लगा था। उसने पहला नियम बताया,
तीसरी मंजिल से केवल एक ही तकनीक चुनी जा सकती है और लालच पूरी तरह वर्जित है। जांगपिंग ने सिर हिलाया और दूसरा नियम सुना। उसे 4 घंटे के भीतर बाहर आना होगा। और फिर भारी दरवाजे खुल गए। अंदर हम अलमारियों को स्क्रोल से भरा देखते हैं। ये देखकर हैरानी हुई कि थाउजेंड बुद्धा माउंटेन के पास इतनी सारी तकनीकें थीं। सच तो यह है कि उसे इन अल्टीमेट आर्ट्स की कोई परवाह नहीं थी। उसके स्कूल की गाइडेंस टेक्निक्स इस रिफ्ट की किसी भी चीज से कहीं बेहतर थीं। यहाँ तक कि एक सीक्रेट टेक्निक भी उसके लिए बेकार थी, क्योंकि मॉडर्न रास्ता मोस्टर कोर्स को इस्तेमाल करने के ज्यादा असरदार तरीके पर केंद्रित है। कौशल हासिल करने का यह सबसे सरल और मजबूत तरीका था, जबकि इन पुराने मैनुअल्स को सालों की थकाऊ पढ़ाई की जरूरत होती थी। एक मॉन्स्टर कोर तुरंत ताकत देता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉडर्न विरासत व्यवस्थित और अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड थी। वह इतना पागल नहीं था कि एक साबित किए हुए रास्ते को छोड़कर किसी ऐसी भूतिया तकनीक को अपना ले जो बिना किसी मदद के उल्टा असर कर सकती है। वह यह सब इसलिए जानता था क्योंकि वह एक मेहनती स्टूडेंट रहा था, जिसे खासकर अजीब कहानियों से भरे कल्टिवेटर क्रॉनिकल्स पढ़ना पसंद था। उसे उन जीनियस लोगों की कहानियां याद आईं जो रिफ्ट्स में जाते थे, बेजोड़ तकनीकें ढूंढते थे और नेशनल एग्जाम्स में सबसे नीचे से सीधे टॉप पर पहुंच जाते थे। वे किस्मत के धनी थे, शान से जीते थे और सबको गलत साबित करते थे, जब तक कि उन्हें यूनिवर्सिटी पहुंचकर एक मेंटर नहीं चुनना पड़ता था। अचानक वे फंस जाते थे। कोई उन्हें नहीं अपनाता था क्योंकि वे स्टैंडर्ड रास्ते पर नहीं चलते थे, जिससे वे अकेले संघर्ष करते रह जाते जबकि बाकी लोग आगे निकल जाते। ये चेतावनी भरी कहानी आज भी 13वीं मंजिल पर युवा छात्रों को दी जाती है, ताकि वे अपनी सीमाओं से बाहर न जाएं। गहराई में जांगपिंग जानता था कि वह बाकी सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, इसलिए तीसरी मंजिल की तकनीकों में उसकी दिलचस्पी केवल समय बिताने का एक बहाना थी। उसने एक स्क्रोल खोला और पढ़ना शुरू किया। पहली मंजिल ज्यादातर अजीबोगरीब किस्सों और दिलचस्प चीजों से भरी थी। ये वही चीज थी जो उसे पसंद थी, और लगभग 2 घंटे पढ़ने के बाद उसकी नाक अचानक एक अजीब खुशबू से फड़कने लगी। ये एक अविश्वसनीय रूप से मीठी खुशबू थी, जिसे दूसरे शायद मिस कर देते, लेकिन जांगपिंग के पास सूंघने की तेज शक्ति थी जो उसे शियाओ से मिली थी। खुशबू हल्की थी, फिर भी बिल्कुल सम्मोहक थी, और जैसे उसने जांच करने के लिए अपनी किताब नीचे रखी, कुछ बहुत ही अजीब होने लगा। उसका शरीर एक चलती फिरती लाश की तरह अपने आप हिलने लगा और कंट्रोल खोने के डर से वह कांप उठा। उसने अपने अंगों पर दोबारा काबू पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो बस देखता रह गया जब उसके अपने हाथ में एक बुक शेल्फ की ओर बढ़कर एक कैंडलस्टिक दबा दी। उसे लगा कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा, लेकिन तभी कमरे में एक हल्की क्लिक की आवाज गूंजी, जिससे सीढ़ियों का एक गुप्त रास्ता खुल गया। रास्ता गहरा और अंधेरा था, जो नीचे एक गुप्त कक्ष की ओर ले जा रहा था। एक मोमबत्ती उठाकर उसने महसूस किया कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसके पैर उसे नीचे ले जा रहे हैं। उसका दिमाग विरोध में चीख रहा था, लेकिन उसका शरीर नहीं सुन रहा था, और काफी देर तक चलने के बाद उसके पीछे का रास्ता एक भारी आवाज के साथ गायब हो गया। अचानक उसने अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया और घबराहट में चारों ओर देखते हुए चिल्लाया कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। केवल हवा की आवाज ने उसे जवाब दिया, जो धुंध की तरह घूम रही थी, और सच कहूं तो यह बहुत सुकून देने वाला जवाब नहीं था। तभी एक आवाज गूंजी, एक महिला की आवाज, अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और मोहक, पुकारती हुई, जांग लैंग, प्लीज आकर मुझे बचाओ। चौंक कर उसने अपनी मोमबत्ती ऊपर उठाई। उसका दिल उसकी पसलियों पर जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसने उस पुकार के स्रोत को ढूंढना शुरू किया, वहां कोई औरत नहीं दिख रही थी, पर उसके सामने एक क्रिस्टल कॉफिन रखा था, जिससे बहुत ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। ये समझकर कि डरने से कोई फायदा नहीं होगा, वो कॉफिन के पास गया, और जो उसने अंदर देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। अंदर एक बेहद खूबसूरत औरत लेटी थी, जिसने एक चटक लाल रंग का वेडिंग रोब पहना था। उसकी कमर इतनी पतली थी कि जैसे एक हाथ में आ जाए। लेटे हुए भी उसका फिगर बहुत स्ट्राइकिंग था, होंठ खून जैसे लाल और कॉम्प्लेक्शन ढलते सूरज की चमक जैसा। जांगपिंग ने अपनी आंखें मली। उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी नजरें नरम पड़ गई हैं और वो उसे खामोश सेडक्टिव प्ली भेज रही है। तभी वो आवाज फिर आई, हल्की और नाजुक, जो उससे गिड़गिड़ा कर कह रही थी कि वो बुद्धिस्ट सील हटा दे और उसे आजाद कर दे, ताकि वो साथ रह सकें। उसे महसूस हुआ कि वो अपना कंट्रोल फिर से खो रहा है। जैसे ही उसका हाथ क्रिस्टल लिड पर लगे सुनहरे बुद्धिस्ट सील की तरफ बढ़ा, अपने अंदर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि ये औरत तबाही की निशानी, ओमेन ऑफ एब्सोल्यूट डिजास्टर है। ये साफ था कि उसे उकसाना बहुत खतरनाक होगा, और वैसे भी ये माउंट शनुआ था, एक पवित्र बुद्धिस्ट ग्राउंड। अगर यहाँ किसी बॉडी को सील किया गया था तो उसे छोड़ने का मतलब पक्का उसकी मौत होती। तभी उसे एक तेज खुरचने स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई दी। रगड़ की उस आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने खुद से वादा किया कि वो स्पेशल रिफ्ट्स के साथ दोबारा कभी ऐसी लापरवाही नहीं करेगा। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया, और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में था। लियाओचन वहां एक फिक्रमंद चेहरे के साथ खड़ी थी और पूछ रही थी कि उसे क्या हुआ था, जो कि एक बहुत अच्छा सवाल था। उसकी आवाज सुनकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला और उसने सावधानी से उससे पूछा कि हुआ क्या था।
लियोइन मुस्कुराई और कहा कि शायद वो लाइब्रेरी में 2 घंटे से ज़्यादा बिना बाहर आए रुकने की वजह से मैलनरिश्ड हो गया है। उसने बताया कि जब वो अंदर गई तो उसने उसे बेहोश पाया, पर उसने उसे यकीन दिलाया कि थोड़े वाइल्ड चिकन सूप से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसने मन ही मन खुद को कोसा, ये जानते हुए कि अगर वो एक आम आदमी होता तो उसकी ये देखभाल ही उसका अंत कर देती। अपने डर को किनारे रखते हुए उसने पूछा कि क्या कुछ और भी हुआ था, पर लियोइन उसे बस हैरानी से देखने लगी। वो खामोश रहा और सूप को सूंघा, ये कंफर्म करने के लिए कि ये वही पॉट है जो उसने खुद बना था। तब जाकर उसने उसे खाने की हिम्मत की। उसे सच में बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने अपनी भारी सोच को किनारे किया और खाना शुरू किया। जहां लियाओ चेन की मुस्कान और गहरी होती गई, शायद उसके बेहोश होने की वजह से पुराने मॉन्क ने उसे दोबारा नहीं बुलाया, और लियाओ चान ने भी सीक्रेट टेक्निक्स का जिक्र करना बंद कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उसे बस वहां रहने दिया। हालांकि लियाओ चेन उसे जो डीमन बीस्ट मीट खिला रही थी, उसकी मात्रा रोज बढ़ती जा रही थी। अगले दिन वो एक 7th टायर आयरन टेल्ड ईगल था जिसने उसकी पावर क्लॉ टेक्निक को सीधे परफेक्शन के लेवल पर पहुंचा दिया। तीसरे दिन तक वो उसे 9th टीयर आयरन टेल्ड ईगल्स खिला रहे थे, जिससे उसे एक और पावरफुल स्किल मिली। ईगल आई एक ऑक्सिलरी एबिलिटी, और ईगल की शिकार करने की कामयाबी का राज अब उसकी थी। जहां उसकी अपनी कल्टीवेशन बढ़ने लगी, वो 7th टीयर से सीधे 9th तक पहुंच गया। आखिरकार दिन में 3 ईगल्स खाने के बाद प्रोग्रेस होना तो लाजमी था। हालांकि हर खाने के साथ जंपिंग का दिल भारी होता जा रहा था, क्योंकि जितने आयरन टेल्ड ईगल्स उसने खाए थे, वो संख्या उसे डरावनी लग रही थी। हम देखते हैं कि पूरे मंदिर में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी है, जो नंगी आंखों से भी देखी जा सकती थी। यहां तक कि लियाओ चेन की नजरें भी बदल गई थीं, और जब वो उस रात अपने कमरे में अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा था, उसे खतरे का एहसास हुआ। वो जानता था कि ब्रेक थ्रू करना ही खुद को सुरक्षित रखने का इकलौता तरीका है। हालांकि उसे ये जानकर तसल्ली थी कि ये रिफ्ट स्पिरिट रेल्म से आगे नहीं बढ़ेगा। 9th टीयर पर उसने सोचा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लड़कर बाहर निकल सकता है। इस बीच पुराने मॉन्क के कमरे में रोशनी मध्यम थी। मोमबत्ती की लौ लड़खड़ा रही थी जब एक भारी आवाज ने पूछा कि उस लड़के का अभी तक डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ। लियोइन जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और एबर्ट को यकीन दिला रही थी कि उसने खुद उसे डीमन बीस्ट के शवों कार्केसेस को खाते हुए देखा है, और फिर भी किसी वजह से उसमें बदलने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। मोमबत्ती तेज जली और एबर्ट ने इसे नामुमकिन बताया। उसने ये जानना चाहा कि कोई माउंट चैनुआ की सीक्रेट रेसिपी का सामना कैसे कर सकता है, और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अचानक लियाओ चैन को उसकी गर्दन से हवा में उठा लिया गया और वो गुस्से से भरी आंखों में झांक रही थी। बेबस होकर और हांफते हुए वो चिल्लाई कि उसकी हिम्मत नहीं कि वो उसे धोखा दे, और कसम खाई कि उसने लड़की को खाते हुए देखा है। पुराने एबर्ट ने उसे गौर से देखा और अगले दिन के लिए और ज्यादा 9th टीयर आयरन टेल्ड ईगल्स तैयार करने का हुक्म दिया। उसने उससे कहा कि वो अपने जूनियर ब्रदर को साथ ले और लड़के पर खुद नजर रखे, और ये भी कहा कि जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए उन्हें बचाया नहीं जा सकता। यही माउंट शिन्फा का नियम था, और इस जगह का भी। आखिरकार लियाओ चन को छोड़ दिया गया। वो डर से कांपते हुए हांफने लगी और बताया कि आयरन टेल्ड ईगल्स चालाक हो गए हैं और पहाड़ से दूर रह रहे हैं। उसने चेतावनी दी कि वो सिर्फ 2 दिन और उनका इंतजाम कर सकते हैं, पर एबर्ट ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उन ईगल्स को महज जानवर कहा। उसने वादा किया कि वो सप्लाई का इंतजाम खुद करेगा, और इस तरह माउंट चिन्फा के आसपास के आयरन टेल्ड ईगल्स के लिए एक बहुत बुरा हफ्ता शुरू होने वाला था। लगातार 10 दिनों तक उन ईगल्स का तब तक शिकार किया गया जब तक वो खत्म होने की कगार पर नहीं पहुंच गए, जिससे पुराने एबर्ट की चिड़चिड़ाहट बढ़ती गई और ये माहौल जल्द ही मंदिर के हर इंसान फैल गया। मंक्स बेचैन होने लगे, उनकी नजरें उसका पीछा ऐसे करती जैसे वो उसे खुद खा जाना चाहते हो। जंपिंग बस मुस्कुराया और लियावान को ग्रीट किया। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में इतने सारे डीमन बीस्ट खाने के बाद वो एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया था। जैसे ही वो अपने ब्रेक थ्रू के करीब पहुंचा, उसका मन हल्का हो गया, ये जानकर कि वो उस लेवल पर पहुंच गया है जहां उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। पुराना एबर्ट चाहे जो भी प्लान कर रहा हो, जंपिंग उसका सामना करने के लिए तैयार था। उसे महसूस हो रहा था कि वो इस स्पेशल रिफ्ट की आखिरी सीमा के करीब है। वो उस बाउंड्री को महसूस कर सकता था, वरना उसकी कल्टीवेशन और भी ऊपर जा सकती थी। ये ब्लेसिंग डिस्गाइज का एक क्लासिक मामला था। सच कहूं तो किसी का उसे रोज हाई लेवल डीमन मीट परोसना उसके लिए असली मजा प्योर ब्लिस था। और जैसे ही वो इस ख्याल का लुत्फ ले रहा था, पुराना एबर्ट वहां आ गया। एबर्ट ने ऐलान किया कि वो आज मेन्यू में कुछ खास लेकर आया है, और वो चीज़ें दिखाई जिन्हें उसने रिफाइंड मेडिसिनल पिल्स बताया। उसने दावा किया कि ये पिल्स उसने खुद बनाई हैं, और वो इन्हें खास तौर पर इसलिए लाया है क्योंकि ये जवान मेहमान कुछ कमज़ोर दिख रहा था। जांगपिंग दंग रह गया, हालांकि अंदर ही अंदर वो हंस रहा था। उन चीज़ों को देखकर उसे समझ आ गया कि वो असल में क्या थी।
ये कोई मामूली पिल्स नहीं थी, ये कॉन्सेंट्रेटेड मेडिसिन पैलेट्स थे। अपना चेहरा गंभीर रखते हुए उसने शांति से एबट को उसकी दरियादिली के लिए शुक्रिया कहा। जैसे ही उसने पैलेट्स लिए, उसे समझ आया कि उसे असल में इन्हें खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमन मीट खाने से उसे पहले ही वो सारी स्किल्स मिल चुकी थीं जिनकी उसे जरूरत थी। उसने सोचा कि वो इन्हें बाद में बेचकर मोटी कमाई कर सकता है, जो कि गरीबी में पले एक लड़के के लिए एक प्रैक्टिकल सोच थी। पर एबट की नुकीली आंखें उसी पर टिकी रहीं। एबट ने जोर दिया कि चूंकि उसने ये पिल्स खुद बनाई हैं, तो उसे ही लड़की को इन्हें लेने के तरीके में गाइड करना चाहिए। उसने मांग की कि जांगपिंग इन्हें तुरंत निगल ले, ताकि सबसे अच्छा मेडिसिनल इफेक्ट मिले। हाँ, उसी वक्त उसी जगह पर। जांगपिंग एक पल के लिए हिचकिचाया। उसे समझ आ गया कि पुराने मॉन्क के इरादे नेक नहीं है। फिर भी उसे रत्ती भर भी डर नहीं लगा। उसे लगा कि क्या ये सिस्टम बस लेवल अप हो रहा है। उसने गौर किया था कि एबट उसे करप्ट करने के लिए हर चाल आजमा रहा था। ऐसा लगा कि जब तक वो अनपोल्यूटेड रहेगा, एबट उसे छू भी नहीं सकेगा। इसलिए वो बूढ़ा मांस से अब पिल्स पर आ गया था। पर जांगपिंग इन्हें खाने से नहीं डरता था। 13 सिटी के लोग कभी ऐसी चीजों से नहीं डरते थे, क्योंकि वो गाइडेंस टेक्निक्स पर भरोसा करते थे। ये टेक्निक्स आम कल्टीवेशन के तरीकों से अलग थीं, जो 13 सिटी के पूरे पावर सिस्टम की बुनियाद थी। 13 सिटी के मास्टर्स ने मेडिसिनल पिल्स को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढ लिए थे, यहाँ तक कि स्कूलों में बांटे जाने वाले रिफाइंड ब्लड एसेंस को भी। जांगपिंग मुस्कुराया और एबट को उसकी परेशानी के लिए शुक्रिया कहा, और उन रहस्यमयी मेडिसिनल पैलेट्स वाले बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने एक ऐसी चुनी जो दिखने में अच्छी लग रही थी, और उसे निगलने के लिए तैयार हो गया। उसने गौर किया कि यह असल में उसका ऐसी चीज आजमाने का पहला मौका था। उसने अक्सर उस दिन का सपना देखा था जब वो शायद एक इकलौती पिल अफोर्ड कर पाएगा। अब उसका सपना एक पूरे बॉक्स के साथ पूरा हो रहा था। उसने अपनी गाइडेंस टेक्निक एक्टिवेट करते हुए बेधड़क पिल निगल ली। इस दौरान पुराना एबट शिकारी की तरह उसकी हर हरकत को देख रहा था। जैसे ही वो अंदर गई, एबट के चेहरे पर खुशी की एक झलक आई। उसे महसूस हुआ कि डिमोनिक करप्शन का पहला निशान अपना असर दिखा रहा है। पर उतनी ही जल्दी वो निशान हवा में गायब हो गए। जंपिंग ने उसका स्वाद लिया और सोचा कि ये पिल उसे क्या यूनिक बेनिफिट्स देगी। जहां दूसरों को डीमन मीट से स्किल्स मिलती थीं, वो ये देखने के लिए उत्सुक था कि एक मास्टर अल्केमिस्ट की कॉन्सेंट्रेटेड पिल उसे क्या दे सकती है। जैसे ही पिल उसके सिस्टम में पहुंची, उसके दिमाग की पुरानी किताब के पन्ने पलटने लगे, जिससे पता चला कि ये एक 8th हेवन आयरन टेल्ड ईगल की थी। इस एडल्ट डीमन बीस्ट पिल में डीमन का थोड़ा सा ब्लड लाइन और यादें थीं, और किताब ने सलाह दी कि सबसे अच्छे असर के लिए इसे बिटर कमेलिया सीड्स के साथ लिया जाए। किताब के मुताबिक ऐसा मेल डीमन ब्लड का पूरा इस्तेमाल करके यूजर की फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा देगा। किताब का इवैल्यूएशन बहुत रूखा ब्लंट था। ब्लड लाइन इतनी कम थी कि ये न होने के बराबर थी। इस बात पर उसे लगभग हंसी आ गई। फिर भी उसे ये स्थिति मजेदार लगी। उसे पता चला कि उसके लिए पिल्स खाना उतना ही असरदार था जितना कि मांस खाना। अगर वो किताब की खास रेसिपीज को फॉलो करे, तो वो शरीर के खास हिस्सों को मजबूत बना सकता था, जैसे ईगल के क्लॉज, आंखें या पंख। चूंकि वो एक इंसान था और उसके पंख नहीं थे, उसने उस हिस्से को इग्नोर किया और इस पर ध्यान दिया कि क्लॉज और आंखें उसके शरीर में कैसे काम करेंगी। असल में आयरन टेल्ड ईगल पिल खाकर वो अपने हाथों को मजबूत और अपनी नजर को एक आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज कर सकता था। ये उसकी पकड़ को बहुत घातक बना देता। हालांकि उसे थोड़ा अफसोस हुआ कि उसके पास असर बढ़ाने के लिए सही इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। पुराना एबट उसे पूरी तरह से हक्का बक्का होकर घूरने लगा। उसने गौर किया कि लड़का असल में निराश दिख रहा था, जैसे उसे और भी चाहिए हो। मॉन्क गुस्से से भर गया। उसे समझ आ गया कि कुछ तो बहुत गलत है। उसने फैसला किया कि उसे कुदरत के इस करिश्मे फ्रीक ऑफ नेचर को किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। और उसके इस तरह हैरान होने के लिए उसे दोष भी कौन दे सकता था। एक लड़का जो इतना डीमन मीट और पिल्स खाता है और फिर भी करप्शन का एक भी निशान नहीं दिखता, वो वाकई में एक फ्रीक ही है। गहराई में एबट के अंदर उत्साह की एक चिंगारी जगी, और उसने सोचा कि क्या वो इस लड़के पर रिसर्च करके माउंट चिनुआ के इन रहस्यों को खोल सकता है। माउंट शिन्फुआ इतने समय तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला के भरोसे बचा रहा, जिसने आखिरकार होने वाले डिमोनिक करप्शन को बस कुछ समय के लिए टाल दिया था। जांगपिंग को देखते हुए पुराने एबट को ऐसा लगा जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। हालांकि जैसे ही उसने अपना वार करने की तैयारी की, उसके दिमाग में खतरे का एक एहसास हुआ। डर के बजाय उसे एक्साइटमेंट महसूस हुई, क्योंकि उस चेतावनी ने लड़के की भारी कीमत को कंफर्म कर दिया था। जैसे ही शाम ढली, जांगपिंग को लगा कि वो काफी समय रुक चुका है और अब जाने का वक्त आ गया है। फिर भी उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता कब का गायब हो चुका था, जिससे वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। अचानक पास आते कदमों की आवाज ने खामोशी तोड़ी, और उसके बाद मोंक लियाओचिन की आवाज आई, बेनिफैक्टर, एबट ने आपको बुलाया है। जांगपिंग का दिल बैठ गया। उसने पूरे दिन एबट के चेहरे पर कुछ गलत महसूस किया था, और वो जानता था कि यह आधी रात का बुलावा किसी दोस्ताना बातचीत के लिए नहीं है। उसने अचानक अपना दायां हाथ हिलाया, अपनी ग्रैंड मास्टर लेवल स्ट्रेंथ की ताकत को महसूस किया, जिससे उसे जरूरी सुरक्षा का एहसास मिला। उसकी ग्रैंड मास्टर लेवल स्किल स्पिरिट ट्रैंक्विलिटी, उसका आखिरी तुरुप का पत्ता अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड थी,
जैसे ही उसने अपने दरवाजे के बाहर जो भी था उसका सामना करने की तैयारी की, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक स्टाफ तेजी से उसके सिर की तरफ आया। ये एक जानलेवा हमला, विशेष एम्बुश था। उसने तुरंत अपनी पावर क्लॉ एक्टिवेट की। उसने एक हाथ से स्टाफ को पकड़ लिया और उसे बिल्कुल थाम दिया, जिससे लियाओ चांद सदमे से सुन्न रह गया। जैसे ही जांगपिंग उसे देखकर मुस्कुराया, उसने शांति से पूछा कि क्या हो रहा है। जहां लियाओ चैन का चेहरा गहरा लाल पड़ गया, जैसे ही उसके साथी मॉन्क्स सायों से बाहर आने लगे। उनके चेहरे नफरत से बिगड़े हुए थे और उनकी आंखें एक बेतहाशा खूनी प्यास से भरी थीं, डिमोनिक करप्शन की वो साफ महक। लियाओ चुन पागलों की तरह हंसा और उन्हें लड़के को जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया ताकि एबट उन सबको इनाम में मेडिसिनल सूप दे। जांगपिंग ने ठंडी आह भरी, ये समझकर कि उन्होंने उसे वाकई में एक आसान शिकार समझ लिया है, और उसका साया धुंधला गया जैसे ही उसकी उंगलियां सफेद पड़ने लगीं। अपनी पावर क्लॉ और स्पिरिट ट्रैंक्विलिटी के साथ इन लो लेवल मॉन्क से निपटना आसान से भी ज्यादा था। सच कहूं तो ये उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं थी। महज 30 सेकंड्स में लड़ाई की आवाजें अचानक थम गईं और लियाओन की हंसी खौफ के एक नकाब में बदल गई। जांगपिंग ने अपने नाखूनों से टपकते खून को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसकी ये अनचाही ताकत असल में उन्हीं की पिल्स की वजह से है। ये जानते हुए कि विलेन अक्सर बहुत ज्यादा बात करने की वजह से मरते हैं, उसने अपनी हथेली मॉन्क के सिर में दे मारी, जिससे 5 छेद हो गए और वो रात के अंधेरे में देखने लगा। उसने धीरे से पूछा कि क्या एबट खुद सामने आने का इरादा रखते हैं। तभी रात में एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। जहां वो शांति से खड़ा रहा और बूढ़े को पास आते देखा, उसने मुस्कुराते हुए गौर किया कि गालियां तो कोई भी दे सकता है, पर एबट में साफ तौर पर पहले हमला करने की हिम्मत नहीं थी, वरना उसने अपने चेलों को मरने के लिए क्यों भेजा होता। उनकी अजीब आंखों को देखकर उसे समझ आया कि ये वो कीमत थी जो उन्होंने चुकाई थी। जैसे ही एबट की अपनी आंखें गुस्से से लाल हुईं, जांगपिंग और भी तेज हंसा और कहा कि चूंकि उन दोनों के पास स्पिरिट ट्रैंक्विलिटी है, तो शायद लड़ाई के बजाय एक सौदा ट्रेड करना बेहतर होगा। उसने बूढ़े की जान बख्शने के बदले बाहर निकलने का रास्ता मांगा, पर एबट ने सिर्फ एक ठंडी मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ जवाब दिया। एबट ने उसे नादान कहा और समझाया कि अगर उसे यहां से जाने का रास्ता पता होता तो वो यहां सड़ नहीं रहा होता। उसने माना कि वो निजी तौर पे लड़के को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि जांगपिंग अभी तक डीमन से करप्ट नहीं हुआ था, पर वो उसे जाने भी नहीं देगा। एक जंगली हंसी के साथ एबट ने ऐलान किया कि लड़का उसके साथ यहीं रहेगा जब तक उसके सारे राज बाहर नहीं आ जाते। जांगपिंग को झुंझलाहट हुई और उसने पूछा कि क्या वाकई में कोई रास्ता नहीं है। तब उसे पता चला कि पहाड़ के आरे अंदर आने तो देती है, पर बाहर जाने का रास्ता नहीं है। जब उसने पूछा कि आयरन टेल ईगल जैसे जानवर कहाँ से आए, तो एबट ने बताया कि वो उन्हें खुद पाल रहा था, यहाँ तक कि चेले भी फंसे हुए थे। जिंदा रहने के लिए उन्हें डीमन बीस्ट खाने पड़ते थे, जो करप्शन का सामना किए बिना मौत की सजा के बराबर था। एबट, जिसे यकीन था कि लड़का फंस चुका है, उसने समझाया कि उसका सीक्रेट फॉर्मूला ही इकलौती चीज थी जो उस पागलपन को टाल रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा जांगपिंग को शक था, हालांकि हकीकत कहीं ज्यादा भयानक थी। जिससे उसने पूछा कि एबट उसे जिंदा चाहता ही क्यों है। एबट ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और बताया कि उस फॉर्मूला के लिए सबसे छोटे चेलों के मांस को रोजाना के टॉनिक में पकाना पड़ता था। माउंट शिन्फो का नाम 1000 बुद्धिस्ट के नाम पर रखा गया था। फिर भी एबट ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या लड़के को उस विरासत लेगेसी की असली कीमत समझ आई। जांगपिंग की रूह कांप उठी जब उसे एहसास हुआ कि लगभग 4000 लोगों में से सिर्फ ये कुछ ही बचे हैं। एबट काफी प्राउड दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका पेट मरोड़ रहा है, क्योंकि ये कोई मंदिर नहीं बल्कि एक जीता जागता परगेटरी था जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। एबट के एरोगेंट चेहरे को घूरते हुए जांगपिंग ने कहा कि अब जब सारे डिसाइपल्स मर चुके हैं तो दवा बनाने के लिए कोई बचा ही नहीं है। एबट इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि उसे इन बीस्ट्स को खाने में कोई डर नहीं लगता और वो खुशी खुशी इंतजार करेगा कि पहले कौन मरता है। उसने गौर किया कि जमीन पर पड़ी ये लाशें उसे 10 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रख सकती हैं, जिससे जांगपिंग की किस्मत दांव पर लग गई। जैसे ही एबट की आंखों में मांस के लिए लालच दिखा, जांगपिंग ने बस इतना पूछा कि क्या उस बूढ़े में उसे खाने की हिम्मत है। उसने एक गहरी और डरावनी हंसी हंसी, जिससे एबट की हालत खराब हो गई और बूढ़े ने घबराकर पूछा कि भला इसमें हंसने वाली क्या बात है। एक कोने की तरफ बढ़ते हुए उसने पर्दा फाड़ा और उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, उसने शांति से पूछा कि अगर सारी लाशें जला दी जाएं तो एबट कितने दिन टिक पाएगा। एबट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो दहाड़ते हुए लड़के पर चिल्लाया कि क्या उसकी वाकई ऐसा करने की हिम्मत है। कांपते हुए हाथों से जांगपिंग ने लाइटर गिरा दिया और आग तेजी से बिस्तरों और फर्नीचर में फैलने लगी। अपनी कीमती रसद प्रोविजंस को धुएं में उड़ते देख एबट पागल हो गया, जबकि उड़ती हुई गर्मी के बीच जिनपिंग का चेहरा अजीब तरह से शांत और सौम्य लग रहा था। बूढ़ा गुस्से में चिल्लाता रहा और लड़के से पूछा कि क्या वो मौत मांग रहा है, पर जिनपिंग ने बस अपने हाथ फैला दिए। एकदम मासूम बनते हुए उसने बूढ़े मंक से कहा कि उसका हाथ बस फिसल गया था। जवाब में एबट ने एक लंबी छलांग लगाई। उसकी उंगलियां पीली पड़ गईं और नाखून एक तेज रोशनी के साथ चमकने लगे, जिससे उसकी परफेक्टेड ईगल क्ला टेक्निक का पता चला। जांगपिंग की सांसें थम गईं। उसने सोचा कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए किसी को कितनी गोलियां खानी पड़ी होंगी, लेकिन जांगपिंग डगमगाया नहीं।
आखिर वो वही जुझारू फाइटर था जो वो हमेशा से था। जैसे ही बूढ़े मॉन्क ने हमला किया, जांगपिंग ने हाथ को चकमा दिया और बाईं ओर खिसक गया। उसने गौर किया कि बूढ़ा ताकतवर तो है, लेकिन उसकी स्पीड कम है। उसने एबट का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी बनावट घिनौनी और नरम थी। जब चमड़ी उसके हाथ में निकल आई तो जांगपिंग का जी मिचलाने लगा। उसके नीचे अनगिनत पुस्ट्यूल्स थे, जो किसी बायोलॉजिकल डरावने सपने जैसे लग रहे थे। एबट अपने खून से सने दांतों के साथ मुस्कुराया। मॉन्क को लड़के की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने समझाया कि डीमन बीस्ट को जन्म देने के लिए पहले खुद बीस्ट बनना पड़ता है। उसने शीखी बघाड़ी कि इसी हाथ ने अनगिनत आयरन टेल्ड ईगल्स को मारा है, और जांगपिंग से कहा कि वो खुशनसीब है जो अगला शिकार बनने जा रहा है, जो कि जाहिर तौर पर बस उसकी अपनी सोच थी। जांगपिंग ने मंक की किस्मत वाली बात को कोसा। कभी एबट ने नरक में जाने और दूसरों को बचाने के बारे में एक बुद्धिस्ट कहावत सुनाई। एबट का हाथ तेज धारदार पंजों में बदल गया, और वो बिना रुके इतनी तेज से हमला करने लगा कि बचने की कोई जगह नहीं बची। जांगपिंग को उन ईगल क्लॉज का सीधा सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने महसूस किया कि खुशनसीबी से इस हालत में बूढ़े का सिर्फ एक ही हाथ काम कर रहा था। एक स्टाइलिश स्लाइड के साथ उसने बूढ़े मंक के हमले को चकमा दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि बूढ़े की कमजोरी के बारे में उसका शक सही था। एबट एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट था। जैसे ही बूढ़े का बैलेंस बिगड़ा, जांगपिंग तुरंत उस पर झपटा और एक जोरदार वार किया। जांगपिंग ने एबट की बाईं टांग पर हमला किया, और जैसे ही हड्डी टूटी, बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सालों की आयरन आर्म कल्टीवेशन उसका साथ छोड़ गई। जल्द ही उसकी दाईं टांग का भी वही हाल हुआ और वो अधमरा हो गया। जांगपिंग कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और अपनी चालाकी पर गर्व महसूस करने लगा। उसने बूढ़े मॉन्क को ताना मारा कि अब वो सारा घमंड कहाँ गया, जबकि एबट बदहवास सा बैठा था, मानो दर्द का एहसास भी भूल गया हो। इससे पहले कि मॉन्क एक लफ्ज भी कह पाता, जांगपिंग का हाथ नीचे आया और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, लाश पर खून के 5 निशान छोड़ते हुए। आखिरकार जब वो बूढ़ा भूत मर गया तो उसने राहत की लंबी सांस ली। हालांकि ऊपर से वो शांत दिख रहा था, लेकिन उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। आखिर ये पहली बार था जब उसने किसी की जान ली थी, और एड्रेनलिन कम होने के बाद ही उसे एबट की शक्तियों में कुछ अजीब सा लगा। बूढ़े का स्पिरिचुअल रेल्म बहुत ही असंतुलित था। पूरी लड़ाई के दौरान उसने ज़्यादा ची का इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे जांगपिंग सोचने लगा कि क्या मॉन्क को पता ही नहीं था कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसने ज़्यादा सोचना छोड़ दिया, क्योंकि मंदिर उसके चारों ओर जल रहा था और लपटों ने आसमान को रोशन कर दिया था। हालांकि उसे इस स्थिति पर थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। हमने देखा कि वो थोड़ा निराश था कि उसे इस रिफ्ट में कोई लेजेंडरी ट्रेजर नहीं मिला। कहानियों की तरह नहीं, जहां हीरोज को जादुई खजाना मिल जाता है। उसने आ भरी और महसूस किया कि शायद वो थोड़ा लालची हो रहा था। अगर एबट को पता चलता तो शायद वो खून की उल्टियां करता, ये सोचकर कि उसने लड़के को ढूंढने में कितनी मेहनत की थी। मॉन्क ने उन आयरन टेल्ड ईगल्स का शिकार खास तौर पर उसे खिलाने और उसका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाने के लिए किया था। फिर भी जांगपिंग को लग रहा था कि ये काफी नहीं था। उसने अपने जले हुए बालों की कुछ लटों को धीरे से फूंका, और ये पक्का करने के बाद कि उसका लुक अभी भी ठीक है, वो बेमन से जलते हुए खंडहरों से बाहर निकल गया। उसने खामोशी से 1000 बुद्धा माउंटेन और बूढ़े मॉन्क को विदाई दी, और सब कुछ होने के बावजूद उसे एक अजीब सा दुख महसूस हुआ। दुनिया वाकई बहुत अजीब जगह है, उसने सोचा, और आखिरकार उसे रिफ्ट का चमकता हुआ दरवाजा मिल गया और वो बाहर निकलने के लिए रोशनी की ओर बढ़ गया। अचानक रेडियो की आवाजें गूंजने लगी, क्योंकि एक रुकी स्क्वाड ने ऐलान किया कि वे तय लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। जांगपिंग का दिल जोर से धड़का और वो तुरंत लंबी घास में छिप गया, क्योंकि सिटी डिफेंस टीम के लोग अपनी स्टैंडर्ड गियर में वहां आ पहुंचे थे। 13 सिटीज अपनी रफ्तार के लिए मशहूर तो थीं, लेकिन इस बार टाइमिंग गलत हो गई थी। ये साफ तौर पर एक टाइम रिफ्ट था। टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक टाइम रिफ्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि आप अंदर चाहे जितने भी समय तक रहें, आप ठीक उसी पल वापस आते हैं जब आप बाहर निकले थे। अंदर 10 साल की कल्टीवेशन, बाहर का सिर्फ 1 सेकंड हो सकता है। ऐसा रिफ्ट 80 मिलियन में बिक सकता है, जो किसी भी इंसान का सोशल स्टेटस हमेशा के लिए बदल सकता है। बड़े खानदान अक्सर इन्हें खरीदते हैं ताकि वे स्पेस को स्टेबलाइज कर सकें और अपने जीनियसेस के लिए समय की रफ्तार बढ़ा सकें। देखते ही देखते जांगपिंग को लगा कि दांव बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा जांगपिंग ने इसके बारे में सोचा, उसका दिल उतना ही दुखा। उसने एक बहुत बड़ी दौलत खो दी थी, और उसे पता था कि ये इनाम उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल था। हमने उसे बेबसी से देखा जब रुकी स्क्वाड उस रिफ्ट की ओर बढ़ी। 1 कदम, 2 कदम उन्होंने अंदर जाने के लिए पैर उठाए ही थे कि अचानक रिफ्ट की रोशनी हवा में गायब हो गई। जांगपिंग झटके में चिल्लाने ही वाला था जब हाई लेवल एक्सपर्ट्स का वो ग्रुप मिट्टी में मुंह के बल गिरने से बचा। पूरी टीम उलझन में थी, और एक महिला मेंबर ने कैप्टन से पूछा कि क्या वे वाकई अंदर गए थे या नहीं। कैप्टन भी उतना ही हैरान था, हालांकि उन्हें नियम रटे हुए थे। ये पहली बार था जब उन्हें अपनी ही आंखों पर शक हुआ। एक रिफ्ट अपने आप कैसे गायब हो सकता है, जैसे वो लुका छिपी खेल रहा हो। सच कहूं तो ये उनकी पूरी पढ़ाई के खिलाफ था। लंबी घास में छिपे जंपिंग की हंसी नहीं रुक रही थी।
वो अपना मुंह दबाए बैठा था ताकि इस पागलपन पर आवाज ना निकल जाए। बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी खोने का दुख तो था, पर यह देखकर कि वो मौका किसी और को भी नहीं मिला, उसे वैसी ही ठंडक महसूस हुई जैसे तपती दोपहर में एक ठंडी पॉप्सिकल। दूसरों की नाकामी में खुशी ढूंढना शायद थोड़ा गलत था, पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ मिनटों बाद जब स्क्वाड वापस चली गई, वो अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला। उसने खुद की धूल झाड़ी और अपने घर की ओर चल दिया। उस रात वो पहले से कहीं ज्यादा गहरी नींद सोया। दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न मची हो, उसका घर उसके लिए एक सेंचुरी था। आम लोग कभी ये नहीं जान पाएंगे कि अंधेरे में कुछ लोग हमेशा भारी बोझ उठाए सुबह की शांति की रक्षा करते हैं। जब सुबह हुई तो उसने अंगड़ाई ली और खुद को बिल्कुल रिफ्रेश महसूस किया। वो सीधा इंसिनरेटर रूम की तरफ बढ़ा, जहां उसके पास अभी भी कुछ एट हेवन मून हाउलिंग डॉग मीट बचा था। ये एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट होने वाला था। उसने पतीला चढ़ाया, तेल गरम किया और तब तक खाया जब तक उसका पेट पूरी तरह भर नहीं गया। उसे एक गहरी संतुष्टि महसूस हुई। वो सोच रहा है कि असल में जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, एकदम सिंपल, सुकून भरी और शांत। लेकिन उसके पास भावुक होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। उसने जल्दी से बर्तन साफ किए और घर को फिर से वैसा ही कर दिया जैसा वो पहले था, क्योंकि उसके पेरेंट्स जल्द ही लौटने वाले थे। हफ्ता खत्म हो चुका था और अब उसके स्कूल लौटने का वक्त था, जहां उसकी कल्टीवेशन क्लासेस होनी थी। पहले वो अक्सर इन क्लासेस में सो जाया करता था, पर अब हालात बदल चुके थे। वो एक प्राइवेट ट्यूटर तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन प्रिंसिपल से लेकर जैनिटर्स तक सब उसे अच्छी तरह जानते थे और इस बात के अपने ही फायदे थे। मुंह हाथ धोते वक्त अचानक उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने अपनी लेफ्ट रिस्ट पर एक अजीब सी चीज देखी जो पहले वहां नहीं थी। वहां एक छोटा लाल निशान था, जैसे त्वचा के अंदर कोई बीट धंसा हुआ हो। इसमें ना तो दर्द था और ना ही खुजली, पर उसे यकीन था कि कल तक ये वहां नहीं था। वो सोचता है कि कहीं ये उस मिस्टीरियस बुक का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, या शायद किसी बीमारी का संकेत। आखिर उसने ऐसी चीजों के बारे में कई अजीब अफवाहें सुन रखी थी। वो काफी देर तक मन ही मन बड़बड़ाता रहा, लेकिन जब उस निशान की जगह किसी जानी मानी बीमारी से मैच नहीं हुई तो उसने उसे छोड़ दिया। तभी दरवाजे के लॉक के खुलने की आवाज आई। लैच घूमने की आवाज का मतलब था कि वो लोग आ गए हैं। जांगपिंग फौरन बाहर भागा और पूरी खुशी के साथ चिल्लाने लगा, मेरी प्यारी माँ और पिताजी आ गए। उसकी माँ याओ यूजिंग मजाक में पूछती है, क्या तुम्हारी खाल में खुजली हो रही है जो पिटना चाहते हो? जबकि उसके पिता जांग वानी उसे बड़े ताज्जुब से देख रहे थे। उसके पिता ने गौर किया कि वो कितना एनर्जेटिक दिख रहा है। पहले उसे कभी भरपेट खाना नहीं मिलता था, इसलिए उसका कम्प्लेक्शन काफी खराब रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हाई ग्रेड मीट खा खाकर उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। फिर भी उसे डर था कि वो इस अचानक आए बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे। याओ यू जिंग उसे शक की निगाहों से देख रही थी और उनकी उस नज़र को झेल पाना उसके बस की बात नहीं थी। हमारा ईमानदार नौजवान, जो झूठ बोलने में बहुत कच्चा था, अपना बैग उठाकर वहां से भाग निकला। वो चिल्लाया, मैं स्कूल जा रहा हूं, मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई हैं। और जांग वॉनली अपनी पत्नी को हैरानी से देखते रहे। पिता सोच रहा है कि क्या ये सच में उन्हीं का बेटा है, क्योंकि उसे तो पहले कभी स्कूल की परवाह नहीं रही थी। इसी बीच जांगपिंग ने डोंगफोंग लैंड स्ट्रीट से बचने के लिए लंबा रास्ता चुना। जैसे ही वो स्कूल गेट्स पर पहुंचा और अपनी आंखें मली, एक तेज और बच्चों जैसी आवाज उसे पुकारने लगी, जो उसे एक नंबर का झूठा कह रही थी। वो आवाज उन किताबों के बारे में पूछ रही थी जिनका वादा किया गया था, और शिकायत कर रही थी कि पिछले 7 दिन कितने मुश्किल थे। जांगपिंग ने अपना सिर पीट लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी ईमानदारी की रेपुटेशन अब खतरे में है। वो छोटा बच्चा जिसे उसने धोखा दिया था, वो थर्ड प्राइमरी स्कूल का वही लड़का था। उन किताबों को तो कब का रेसिपीज में बदल दिया गया था, जिसने उसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। उसने सोचा कि वो अनसुना करने का नाटक करेगा और स्कूल के बाद इसकी भरपाई कर देगा। वो छोटे बच्चे को वहीं पीछे छोड़कर जल्दी से स्कूल के अंदर चला गया। वो नन्हा मिलेली करीब करीब रोते हुए पुकार रहा था, ब्रदर पिंक, बस एक बार मेरी तरफ देखो। वो बच्चा उसे पकड़ने के लिए उछल कूद कर रहा था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया और कहा कि यह जगह छोटे बच्चों के लिए नहीं है। अपने आंसू पोंछते हुए उस लड़के मिले ने गुस्से में कहा, यह तो बस एक कल्टीवेटर स्कूल है और इसमें ऐसी भी क्या बड़ी बात है? मैं भी एक न एक दिन यहाँ जरूर एनरोल होऊंगा। गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नन्हे स्टूडेंट। मिलेले ने आंखें घुमाई, तुम होते कौन हो मुझ पर भरोसा करने वाले? लेकिन तब तक जांगपिंग वहां से गायब हो चुका था। गार्ड वहीं चुपचाप खड़ा रह गया, जबकि जांगपिंग एक कोने में छिपकर राहत की सांस ले रहा था। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक आवाज ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, एक प्राइमरी स्टूडेंट से अपनी जान बचाकर स्कूल भागना भी एक कमाल का टैलेंट है। जांगपिंग वहीं जम गया और उसने एक बड़ी सी मुस्कान दी। अपने सारे दांत दिखाते हुए उसने लोन लोन से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे दांत फिर से बदल रहे हैं? मुझे बहुत टूथेक हो रहा है।
लॉन लॉन वहां हवा के झोंकों के बीच खड़ी थी। काले ट्रेनिंग गियर और ऊंची पोनीटेल में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बाएं हाथ में एक ब्लेड थी जिसका शीथ एक मॉन्स्टर हाइट से बना था। लॉन लॉन ने अपनी ब्लेड को आधा बाहर निकाला और पूछा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें नहीं काटूंगी? आखिर ये पहली बार तो होगा नहीं। उसने लॉन लॉन का इस्तेमाल करके ही किसी से गोल्डन ब्लड ऐंठा था। जंगपिंग ने झेपते हुए हंसकर उसके रिस्ट को नीचे दबाया और सारा दोष दूसरे बंदे की नासमझी पर मर दिया। वो कहता है, बिना समाज की बेरुखी का स्वाद चखे वो बेवकूफ स्कूल के बाहर सरवाइव नहीं कर पाता। उसने फिर से अपनी सोड निकालने की कोशिश की, पर अचानक वो हैरान रह गई। उसने गौर किया कि आज जंगपिंग की ग्रिप उसके मुकाबले काफी मजबूत है। उसे लगा कि शायद उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तलवार मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, एक रक्षक वहां आ पहुंचा। पीछे से एक दहाड़ सुनाई दी, जानपिंग अपने कुत्ते जैसे हाथ लैनलिन के हाथ से हटाओ। जानपिंग पीछे मुड़ा और लाई जीमू को देखते ही उसकी हंसी छूटने को हुई। उसने अपनी आंखों को सिकोड़कर मजाकिया अंदाज में अपने क्लासमेट को ग्रीट किया। क्या टीचर्स ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए? ये सुनकर लाई जीमू आग बबूला हो गया। वो घमंडी फैमिली एयर जिससे उसका गोल्डन ब्लड ठग लिया गया था और जिसे अपनी ही बहन से मार खानी पड़ी थी, वो एक हफ्ते से अपना गुस्सा दबाए बैठा था। वो कल ही अपनी इज्जत वापस पाने की उम्मीद लगाया था। उसकी नज़र में जंगपिंग बस एक टैलेंटलेस वेस्ट था जो कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। उसने तो यहाँ तक सपने देखे थे कि वो लड़का उसके सामने घुटने टेक कर रहम की भीख मांगा। लेकिन तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट ने पूरे 7 दिनों की छुट्टी ले ली। अगर एक यंग मास्टर वाली प्राइड आड़े ना आती तो ली जिमू से घर जाकर ढूंढता। उसने अब तक खुद को बहुत मुश्किल से रोका था, लेकिन सुबह सुबह उसे अपनी पसंद की लड़की का हाथ पकड़े हुए देखना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। लाइजमू चिल्लाया, जंगपिंग अपनी ये छोटी चालें बंद करो ताकि हम आमने सामने फैसला कर सकें। तभी वहां जिज्ञास स्टूडेंट्स की भीड़ जमा होने लगी। इस लीकिंग और जीनियस यंग मास्टर को भिड़ते देख दर्शकों को लगा कि इस ड्रामा में एक 30 एपिसोड्स वाले सोप ओपरा जितना पोटेंशियल है। जितने ज्यादा लोग देखते लाइजिमू का कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता गया। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। पर तभी हवा में एक ठंडी और जनानी आवाज गूंजी। लॉन लॉन ने पूछा, लीजिमू, आखिर तुम किसके हाथ को कुत्ते का पंजा कह रहे हो? ये सुनते ही भीड़ में चौंकने वाली फुसफुसाहट शुरू हो गई। स्टूडेंट्स हैरान थे कि सीनियर लान को इतना गुस्सा आ गया। उन्होंने यंग मास्टर का मजाक उड़ाया कि वो ये भूल गया है कि भले ही लान जंपिंग को मारती है, पर वो प्यार से मारती है। ये सब जानते थे कि उनका बॉन्ड एकदम रियल है। पिछली बार जब कुछ गुंडों ने स्कूल के बाहर जंपिंग को परेशान किया था तो लान ने उन्हें जमीन पर रेंगने के लिए छोड़ दिया था। उसने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा था कि शायद वो अब तक रिकवर ही कर रहे होंगे। इधर ली जिमू गुस्से और हैरानी के साथ वहीं खड़ा रहा। उसने लैनलिन की खातिर अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। लान ने उसे एक तरफ हटने को कहा और साफ कर दिया कि यह मामला उसके और जंपिंग के बीच का है। उसने सख्ती के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने पीछे खींचा और अपनी ब्लेड निकाल ली। उसने तलवार सीधे लाई जिमू की तरफ तान दी और कहा, जंपिंग का मामला मेरा मामला है, और अगर तुम्हें अपना सरप्राइज वापस चाहिए तो वो भूल जाओ। इसके सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी अक्ल की कमी थी। लाई जिमू को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी क्रश एक टैलेंटलेस वेस्ट को डिफेंड कर रही है। गुस्से में उसका खून खौलने लगा और वो जोर से चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? फिर उसने जंपिंग की तरफ मुड़कर चीखा, अगर तुम एक असली मर्द हो तो एक औरत के पीछे मत छिपो। जंपिंग बस हंस दिया, क्योंकि उसे लगा कि इस सवाल का जवाब देना बेकार है। उसने आराम से इशारा किया कि शाओ हुआंग आगे आए। शाओ हुआंग, जरा यंग मास्टर को सब समझा दो। उस लड़के ने जल्दी से अपना रैप खत्म किया और एक नाटकीय बो के साथ आगे बढ़ा। भीड़ के तानों को इग्नोर करते हुए शाओ हुआंग ने घमंड के साथ पूछा, क्या ली जिमू कोई बाहरी आदमी है? क्योंकि जाहिर तौर पर उसे कुछ खास मर्दों से जुड़े नियमों के बारे में नहीं पता। जब ली जिमू ने झुंझलाकर पूछा कि वो नियम क्या हैं, तो शाओ हुआंग ने समझाया, ब्रदर पिंग यहाँ के हर किसी के हैं। हम सबको उनकी रक्षा करनी पड़ती है, और आज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई यंग मास्टर हो या तुम्हारे पीछे कोई बड़ी ताकत है। साउथ सिटी में ब्रदर पिंग को हाथ लगाना मना है, और अगर किसी ने उनके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि पूरा स्कूल मिलकर तुम्हें पीटेगा? अचानक वो यंग मास्टर दंग रह गया जब सैकड़ों स्टूडेंट्स आगे बढ़े। वो सब लॉन लॉन के पीछे एक लाइन में खड़े हो गए। कुछ ने वेपन्स निकाल लिए और कुछ ने जो भी चीज़ हाथ लगी उसे पकड़ लिया और लाई जीमू के सामने एक दीवार की तरह खड़े हो गए। एकता के इस जबरदस्त प्रदर्शन को देखकर लाई जीमू डर के मारे पीछे लड़खड़ा गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि यह मुमकिन नहीं है। वो सोच रहा है कि ये सब एक टैलेंटलेस वेस्ट की मदद क्यों कर रहे हैं जो कल्टीवेशन तक नहीं कर सकता।
खासकर तब जब उसकी अपनी रिसर्च ने कंफर्म किया था कि जांगपिंग कुछ भी नहीं है। उसने अपना गुस्सा लॉन लॉन पर निकाला और पूछा कि उसमें ऐसी क्या बुराई है जो वो उसे नहीं चुन रही, और फिर उसने सबको अंधा कह दिया। शाह हुआंग इतना हंसा कि उसे खड़ा होना मुश्किल हो गया। आखिर तुम्हें इतनी पुरानी इंफॉर्मेशन किसने दी? लाइजीमू की आंखें फटी रह गई जब उसे एहसास हुआ कि ये सब मिले हुए थे। वो बेवकूफ नहीं था, और उसे समझ आ गया कि उसे शुरू से ही बेवकूफ बनाया जा रहा था। उसने स्टूडेंट्स को जानकारी के लिए पैसे दिए थे, पर अगर जांगपिंग को हमेशा इस तरह प्रोटेक्ट किया जाता था तो भला कोई बाहरी इंसान कभी सच कैसे जान पाता? ये नज़ारा देखकर जांगपिंग को गर्व और एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ, लेकिन वो जानता था कि वो यहाँ हमेशा के लिए खड़ा नहीं रह सकता। जांगपिंग को पता था कि अब इस स्पेक्टेकल को खत्म करने का वक्त आ गया है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, सुबह की हवा में एक ठंडी और खौफनाक आवाज गूंजी। तुम सब क्लास में होने के बजाय यहाँ क्यों जमा हो? जांगपिंग, यहाँ से फौरन बाहर निकलो। शाहुआंग सबसे पहले वहां से भागा। बाकी भी उसके पीछे भागे और ब्रदर पिंग से माफी मांगते हुए कहने लगे कि वो दुश्मन को तो रोक सकते हैं, पर अपने ही किसी के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। ब्लैक फेस गॉड आ चुका था और वो टीनेजर्स जो अभी लड़ने को तैयार थे पल भर में गायब हो गए। जब ली जिमो अभी भी सुध बुध खोया हुआ था, जांगपिंग ने डोंगफंग लान का हाथ पकड़ा। तुम क्या दिन में सपने देख रही हो? चलो, अब यहां से निकलने का वक्त है। पलक झपकते ही वहां सिर्फ लाए जीमो अकेला खड़ा रह गया और वो ब्लैक फेस्ड गॉड उसे गुस्से से घूर रहा था। टीचर ने पूछा, क्या तुम और जांगपिंग इस पूरे हंगामे के जिम्मेदार हो? लाइजीमो ने एक पल के लिए सच बोलने के बारे में सोचा। वो सारा इल्जाम जांगपिंग पर डालना चाहता था, पर ली फैमिली के हेयर के तौर पर उसे एहसास हुआ कि एक स्नेच बनने से उसकी रेपुटेशन हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और खामोश रहा, जिसकी वजह से अजीब बात यह हुई कि ब्लैक फेस्ड गॉड उसे एक नई इज्जत की नज़र से देखने लगा। टीचर ने वादा किया कि अगर वो सिर्फ दोषियों के नाम बता दे तो उसे सजा नहीं मिलेगी, पर लाई जीमू चुप रहा, जिससे वो आदमी उसके कैरेक्टर से और भी ज्यादा खुश हो गया। भीड़ इकट्ठा करके मुसीबत खड़ी करने के जुर्म में उसे 100 प्रैक्टिस स्विंग्स की सजा सुनाई गई। उधर क्लासरूम में डोंगफांग लान ने शिकायत की, भागने का क्या फायदा था? टीचर को तो पक्का पता होगा कि वो तुम ही थे। पर जांगपिंग ने कंधे उचका दिए और कहा कि रंगे हाथों पकड़े जाना कहीं ज्यादा बुरा होता है। उसने माना कि टीचर को जरूर पता है, पर सजा के नतीजे अब अलग होंगे। उसने अपनी रिस्ट को मला और उसे एक शक भरी निगाह से देखा। उसने पूछा, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है? पर उसने बात टाल दी। शायद ये उस एसेंस ब्लड का असर है जो मैंने तुमसे उधार लिया था, और मैंने अच्छा खाना भी खाया है। उसने दावा किया कि उसने भरपेट खाया है, पर वो पक्का हैरान थी। इसी बीच पास की एक स्कूल बिल्डिंग में ली जीचिंग ने थोड़ा झुककर सलाम किया। उसने पुराने प्रिंसिपल से कहा, मैं लाइजीमू की एजुकेशन आपके हाथों में छोड़कर जा रही हूँ। जिसे सुनकर उस बूढ़े आदमी ने एक गहरी आह भरी। उसने जिचिंग से कहा कि असल में वो ही ली फैमिली की वारिस बनने के लिए सबसे सही इंसान है, पर उसने जोर देकर कहा कि कुछ चीजें किसी को तो करनी ही पड़ती हैं। उसने भागने से इनकार कर दिया और प्रिंसिपल काफी देर तक खामोशी में डूबे रहे। उसे डर था कि इतना भारी वार उस लड़के के लिए सहना शायद मुश्किल होगा। उसने गौर किया कि जांगपिंग एक टॉप टियर वेटस्टोन की तरह था, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर वो लड़का सच में कुचल गया तो क्या होगा। लिशिंग बस मुस्कुरा दी। उसने सुझाव दिया कि अगर वो टूट गया तो वे एक और बच्चा पैदा कर लेंगे, और ये सुनकर प्रिंसिपल पूरी तरह से खामोश हो गया। इधर लियो ने मैदान के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, कुल 50 चक्कर, और उसका हर एक कदम हड्डियों में किसी चाकू की तरह चुभ रहा था। खासकर इसलिए क्योंकि वो ब्लैक फेस्ड गॉड उसकी हर चाल पर नजर रख रहा था। जैसे ही उसकी रफ्तार धीमी पड़ती, एक ग्लास मार्बल जोर से उसके पैर पर आकर लगती। ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन उससे खाल कभी नहीं फटी। शायद इसी चालाकी और हुनर की वजह से उस आदमी को यह पोजीशन ली थी। उधर तीसरी मंजिल पर शिया हॉन खिड़की से बाहर झुका और उसने जांगपिंग को आवाज दी ताकि वो यंग मास्टर ली को देख सके। जांगपिंग और डोंगफांग लान एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें घसीटकर वापस लाया जाएगा और सारा इल्जाम उन पर मर दिया जाएगा, लेकिन इसके बजाय लेजिमो सारा बोझ खुद अपने दम पर उठा रहा था। ये नज़ारा देखकर जांगपिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और गहरी सोच में डूब गया। डोंगफांग लान फुसफुसाती है कि शायद लीजिमो आखिरकार एक असली मर्द साबित हुआ। तभी क्लास शुरू करने के लिए टीचर भी वहां पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे पर एक खौफनाक निशान और उनके चारों तरफ एक प्रचंड ऑरा था, जिसकी वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनकी क्लास में कोई शरारत करे। इसलिए जांगपिंग सीधा होकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। डोंगफेंग लान ने उसे देखा और सोचा कि प्राइमरी स्कूल के बाद ये पहली बार है जब वो इसे पढ़ाई पर इतना ध्यान देते हुए देख रही है। वो उसे हाथ से इशारा करके हटने को कहता है और उसे परेशान न करने की चेतावनी देता है, जिससे चिढ़कर वो उसे अपनी पेन से जोर से चुभा देती है।
और उसके मुंह से जोर की चीख निकल जाती है। पूरी क्लास मुड़कर देखने लगती है और टीचर बी की सख्त नज़र सब पर घूमती है और वो तुरंत जंपिंग से ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब देने को कहते हैं। टीचर ने जानबूझकर डोंगफेंग लैन को नज़रअंदाज कर दिया। उनके मन में यही था कि उसकी जैसी शरीफ लड़की कभी भी ऐसी किसी गड़बड़ की शुरुआत नहीं कर सकती। ये सरासर भेदभाव था और जंपिंग ब्लैक बोर्ड पर लिखे उस मुश्किल सवाल को बस बढ़ती हुई झुंझलाहट के साथ देखता रह गया। वो सोचता है कि अगर उसे पता होता कि ची को कैसे काबू करना है तो उसे उस मॉन्क के साथ अपनी पुरानी लड़ाइयों में सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये जानते हुए कि कोई भी सफाई देना बेकार होगा, उसने अपने सहपाठियों के मजाकिया चेहरों की ओर देखा और टीचर से पूछा कि वो उसे क्या सजा देना चाहते हैं। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी और यहाँ तक कि टीचर भी का सख्त चेहरा भी उस लड़के की बेबाक ईमानदारी देखकर थोड़ा डगमगा गया। उन्हें लगा कि यह लड़का अपनी भलाई के लिए जरूरत से ज्यादा सच्चा है। टीचर ने बस कमरे के सबसे पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया। जंपिंग को यह रूटीन अच्छी तरह पता था और वो तुरंत पीछे की तरफ भाग गया, लेकिन इस बार उसने अपनी नोटबुक और पेन साथ ले जाना नहीं भूला। टीचर भी ने सबक फिर से शुरू किया। उन्होंने पहले भी कई बार ऐसे दृश्य देखे थे और उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि यह तेजी से विकास करने का साल है। उन्होंने समझाया कि जल्द ही उनमें से ज्यादातर छात्र अपनी लिमिट्स को पार करने की कोशिश करेंगे और यही वो मोड़ होगा जो तय करेगा कि उन्हें महान एकेडमीज में दाखिला मिलेगा या नहीं। उनकी महत्वाकांक्षा को जगाने के लिए उन्होंने एक अपवाद करने का फैसला किया और उन लोगों के लिए ची की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर लेक्चर दिया जो ब्रेक थ्रू के करीब थे। टीचर बी ने ब्लैक बोर्ड पर एक पेचीदा फॉर्मूला लिखा और डोंगफेंग लैन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। एक ऐसा इशारा जिसे पूरी क्लास तुरंत समझ गई। ये साफ था कि डोंगफेंग लैन अपने ब्रेक थ्रू की कगार पर थी। कुछ लोग जलन महसूस कर रहे थे तो कुछ हैरान थे। हालांकि किसी को भी एक जीनियस के लिए यह अजीब नहीं लगा। उन्होंने समझाया कि स्पिरिट एसेंस के लिए ची का इस्तेमाल उसका सबसे जरूरी हथियार है। इसके बिना वे धारदार तलवार पकड़े हुए बच्चों की तरह हैं, शायद डरावने लेकिन अंत में बेहद कमजोर। उन्होंने आज का सबक स्किल स्ट्रक्चर्स के साथ शुरू किया, जिसका जोर इस बात पर था कि हमले के दौरान ची को कैसे चैनल किया जाए, खासकर सांग युआन वुल्फ के गेल स्ट्राइक के दौरान। डोंगफेंग लैन ऐसे सुन रही थी जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो, क्योंकि इस समय वो एक सन युआन वुल्फ के इनर कोर को रिफाइन कर रही थी। टीचर बी को उसकी तरक्की के बारे में अच्छी तरह पता था, यहाँ तक कि जो लोग इस थियरी को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे उन्हें भी टीचर बी के जुनून को देखकर अपनी सोच का दायरा बढ़ता हुआ महसूस हुआ। जबकि डोंगफेंग लैन ने कई पन्ने नोट से भर दिए थे, तभी जैसे ही सब खत्म होने वाला था, जंपिंग खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना हाथ उठाया। टीचर बी की तरफ ज्ञान की एक बेताब प्यास के साथ देखते हुए उसने पूछा कि कोई आयरन टेल ईगल के पावर क्लॉ का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। यह सुनकर पूरी क्लास पीछे मुड़ गई और टीचर बी ने उसकी अचानक जागी इस पढ़ाई की भूख का मजाक उड़ाया। टीचर ने कहा कि ऐसी हाई लेवल टेक्निक्स उसकी समझ से बहुत बाहर हैं और बेहतर होगा कि वो पढ़ाई की बजाय मुसीबतों से दूर रहने पर ध्यान दे। उनके बीच बात करने का तरीका ही ऐसा था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी विकलांग व्यक्ति के साथ होता है। आप जितनी ज्यादा दया दिखाएंगे उन्हें उतना ही बुरा लगेगा। असली दोस्त वो होते हैं जो आपको फुटबॉल मैच में खींच ले जाते हैं और आपको गोलकीपर बना देते हैं। आपके साथ ना तो किसी पीड़ित की तरह बर्ताव करते हैं और न ही किसी खास इंसान की तरह। इसी वजह से किसी ने भी उसके कल्टीवेट न कर पाने की लाचारी का मजाक उड़ाने से परहेज नहीं किया। वे सब इस बारे में बहुत बेबाक थे। जैसे ही बाकी छात्रों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, उन्होंने चिढ़ाया कि ब्रदर पिंक को अपना पेट भरने के तरीकों पर पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि स्पिरिट एसेंसेस की दुनिया उससे बहुत दूर है। हाकों के बीच उन्होंने कहा कि वो मजाक करना बंद करे क्योंकि उन्हें उसकी ये स्कॉलर वाली हरकतें हजम नहीं हो रही थीं, जबकि उन्होंने पहले ही तय किया था कि वे सब स्लैकर्स बनकर रहेंगे। उन्होंने उस पर अपने ग्रुप को धोखा देने का इल्जाम लगाया। पुराने समय में शायद वो भी इस मजाक में शामिल हो जाता, लेकिन अब उसके पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं था। उसने चिढ़ते हुए उन सबको दफा होने के लिए कहा और जोर देकर कहा कि वो टीचर बी के साथ उस मुद्दे पर एक गंभीर चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। उसकी इस गंभीरता वाली बात ने पूरी क्लास को और भी जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। शाहुआंग ने तो हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लिया और अपनी डेस्क थपथपाने लगा। उसने व्यंग्य में अंगूठा दिखाते हुए कहा कि वो वाकई दुनिया का सबसे मजेदार इंसान है, जिससे जानपिंग और भी ज्यादा चढ़ गया। ये बच्चे सच में उसे बहुत नीचा दिखा रहे थे क्योंकि वो इतने लंबे समय से कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था। जाहिर है उसे उनकी बातों की चुभन महसूस हुई और उन्हें गलत साबित करने की इच्छा जाग उठी। उसे पता था कि सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा और बेहतर यही है कि वो हकीकत को बोलने दे। इसलिए उसने अब एक्शन लेने का फैसला किया। अचानक उसके हाथ ब्लैकबोर्ड की तरफ तेजी से बढ़े और उसने एक ग्रैंड मास्टर लेवल का मूव दिखाया, जहां उसकी 5 उंगलियां एक हल्की सी चमक के साथ बोर्ड की सतह पर रगड़ती चली गईं।
पल भर के लिए एक लाल रोशनी चमकी और उस बोर्ड में 5 गहरे छेद हो गए। पूरी क्लास में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वक्त थम गया हो। डोंगफांग लान ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। शो हुआंग की आंखें फटी की फटी रह गईं और ये नज़ारा देखकर टीचर भी अपनी जगह पर जम गए। वो खौफनाक ऑरा और वह रेड स्पिरिट ची देखकर टीचर का दिल अविश्वास से चिल्ला उठा। उस पल जांगपिंग ने अपनी बात साबित कर दी थी। अब सबके सामने यह साफ था कि जांग के आखिरकार अपनी स्पिरिट ची को जगा लिया है। उनकी हैरानी को देखकर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ पीछे बांध लिए और पूरे कमरे को देखते हुए कहा कि यह बोर्ड बहुत नाजुक है, और उसने मजाक में पूछा कि अब अभ्यास करने के लिए कौन अपना सिर देना चाहेगा। उसका यह अंदाज बिल्कुल जबरदस्त था, और इधर डोंगफोंग लान की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि पिंग आखिरकार कल्टीवेट कर सकता है। शाओहोंग और बाकी सब ने तुरंत पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ लगा दी और उसे गले लगाते हुए चिल्लाने लगे कि ब्रदर पिंग ने सच में कर दिखाया। पूरी क्लास में शोर मच गया। वे ये भी भूल गए कि वे एक सबक के बीच में हैं और सब उसे पागलों की तरह घेरने लगे। वे चिल्लाए कि स्वर्ग ने उसे नहीं त्यागा है और अपने दोस्त के कल्टीवेशन की दुनिया में शामिल होने का जश्न मनाने लगे। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वे उससे भी ज्यादा खुश दिख रहे थे जितना वे अपने खुद के ब्रेक थ्रू पर होते। फिर भी जब वे उसे हवा में उछाल रहे थे, उसे थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। वो सोच रहा है कि क्या उन्हें पहले उस पर शक नहीं करना चाहिए था, ताकि वो उन्हें एक मुकाबले में हराकर अपनी एक शानदार और गौरवमयी वापसी कर पाता। यह हद से ज्यादा प्यार उसे थोड़ा असहज कर रहा था, खासकर तब जब अचानक कोई गलियारे में यह खबर चिल्लाने के लिए भाग गया। उस छात्र ने दहाड़ते हुए सबको बुला लिया कि आओ और देखो कि ब्रदर पिंग अब कल्टीवेट कर सकता है। और देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरी मंजिल इस खबर से दहल गई। हर क्लास से लोग सिर बाहर निकालकर देखने लगे कि जांगपिंग ने आखिरकार अपनी शक्तियों को जगा लिया है। वहां पूरी तरह से कोहराम मच गया। अनगिनत लोग क्लास के बाहर जमा हो गए उसे किसी स्थानीय सेलिब्रिटी की तरह ऊपर नीचे उछाले जाते हुए देखने के लिए। यहां तक कि दूसरे टीचर्स भी भीड़ में शामिल हो गए। वो तो अपना गौरव वापस पाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वो एक सार्वजनिक तमाशे का केंद्र बन गया था। अपनी तरफ घूरते हुए चेहरों के समंदर को देखते हुए उसे चिड़ियाघर के किसी बंदर जैसा महसूस हो रहा था, और वो हवा में ऊपर नीचे होते हुए बस अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार टीचर बी ने आवाज उठाई और पूछा कि सब क्या देख रहे हैं, और सबको अपनी अपनी क्लासेस में वापस जाने को कहा, क्योंकि पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने मजाक में टीचर ली को डांटा कि उन्होंने अपने छात्रों को उनके कमरे में घुसने कैसे दिया, जबकि बाकी छात्र उस अचानक दिखाई गई सख्ती से सहम गए। छात्र तुरंत एक जोरदार आवाज के साथ सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। जैसे ही उन्होंने उसे छोड़ा, जंगपिंग अभी भी हवा में ही था। उसे रोना आ रहा था। उसका वो खुद को साबित करने वाला शानदार पल किसी सर्कस के खेल जैसा बन गया था, जिससे वो मन ही मन बहुत झुंझला गया। डोंगफंग लान उसे उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। उसकी आंखें आंसुओं से झिलमिला रही थीं जब उसने पूछा कि वो आखिरकार ठीक कब हुआ। कमरे की हर आंख उसी पर टिकी थी। उसने खुद को संभाला और एक काली तूफानी रात की कहानी गढ़नी शुरू कर दी। उसने दावा किया कि एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ था जिसने उसे वंस इन अ मिलेनियम जीनियस कहा था। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर सबकी आंखों में साफ अविश्वास झलक रहा था। टीचर बी ने ब्लैक बोर्ड थपथपाया और घुसपैठियों को अपनी क्लासेस में वापस जाने का हुक्म दिया, और धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी टीचर भी उसकी तरफ मुड़े और पिंग को अपने साथ आने के लिए कहा, जबकि बाकी सबको पढ़ाई करने का आदेश दिया। टीचर ने धमकी दी कि अगर किसी ने बात करने की हिम्मत की तो वो उसे काम कर करके अधमरा कर देंगे, जिससे पूरी क्लास में सन्नाटा पसर गया। जांगपिंग जानता था कि वो सच को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता। अगर उसे रिसोर्सेज और एकेडमी में जगह चाहिए थी तो उसे सब साफ करना होगा। उसे अपनी साख पर खरा उतरना था। इसलिए वे खामोशी से चलते रहे जब तक कि टीचर भी मुस्कुराए नहीं और उसे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ ले गए। टीचर को उसकी अचानक ठीक होने वाली कहानी पर जरा भी यकीन नहीं था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर घुसे, जहां सफेद बालों वाले प्रिंसिपल युद्ध की रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। प्रिंसिपल ने उसे घूरते हुए पूछा कि क्या वो फिर से किसी मुसीबत में पड़ गया है, लेकिन टीचर बी ने बीच में ही बात काटकर ऐलान कर दिया कि जांगपिंग अब आखिरकार कल्टीवेट कर सकता है। टीचर ने स्वीकार किया कि यह स्थिति उनकी समझ से बाहर है, जिससे प्रिंसिपल इतने झटके से खड़े हुए कि उनकी कुर्सी जमीन पर जोर से रगड़ गई। पूरी तरह सदमे में प्रिंसिपल ने सफाई मांगी और उनकी भारी नजर सीधे उस नौजवान पर टिकी जो उनके सामने खड़ा था। उन्होंने गौर किया कि पिछले हफ्ते तक तो पिंग बिल्कुल ठीक लग रहा था, तो फिर स्पिरिट, ब्लड और ताकत का यह अचानक उभार कहां से आया? जंपिंग ने बस अपने कंधे उचका दिए। वो यह सच नहीं बता सकता था कि मॉन्स्टर का मांस खाने से वो मजबूत हो गया है, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा।
उसे एहसास हुआ कि एक अनसुलझा चमत्कार अक्सर किसी अपाहिज होने से ज्यादा खतरनाक होता है। इधर प्रिंसिपल ने एक गंभीर लहजे में सोच समझकर फोन उठाया और दूसरी तरफ वाले इंसान से पूछा कि मॉन्स्टर स्पिरिट ब्लड की वो आखिरी बैच कहाँ से आई थी। ये कॉल स्पेशल ऑप्स टीम में उनके बेटे को की गई थी, जो अपने पिता की इस अचानक और जरूरी पूछताछ से काफी उलझन में लग रहा था। बूढ़े प्रिंसिपल ने फोन काट दिया और अचानक ठहाका मारकर हंसने लगे और जानपिंग की तरफ इशारा करते हुए उसे एक लकी लिटिल रास्कल कहा। प्रिंसिपल ने समझाया कि वो स्पिरिट ब्लड उनके बेटे ने स्पेशल ऑप्स डिपार्टमेंट से एक तोहफे के रूप में भेजा था और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो पिंक के हाथ लग जाएगा। उन्हें अभी अभी पता चला था कि वो एक बीस्ट किंग का खून था। अगर उन्हें इसकी असली कीमत पता होती तो शायद बात कुछ और होती। उस बूढ़े आदमी ने माना कि वो इसे कभी भी किसी को नहीं देते। इधर जांगपिंग उन्हें वापस घूर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका बुना हुआ झूठ अब हकीकत बनता जा रहा है। सच तो यह है कि पिंग जानता था कि उसने जो खून पिया था उसमें कुछ भी खास नहीं था। टीचर भी उतने दंग थे। वे सोच रहे थे कि आखिर प्रिंसिपल ने बीस्ट किंग ब्लड जैसी कीमती चीज इस लड़के को क्यों दी होगी। बूढ़े प्रिंसिपल ने इसे एक इशारा करते हुए टाल दिया और कहा कि उस वक्त कोई भी इसके स्रोत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उन्होंने अपने बेटे को साफ न बताने के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वो उनकी अपनी सेहत के लिए था। लेकिन अब इस लड़के ने इसका फायदा उठा लिया था। टीचर की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने लिटिल बाई की तारीफ की कि उन्होंने स्थिति को कितनी अच्छी तरह संभाला, अब जबकि यह रहस्य सुलझ गया था। उन्होंने उन्हें वापस क्लास में जाने को कहा, लेकिन जाने से पहले इस बात पर जोर दिया कि पिंग को उन 5 छेदों के पैसे भरने होंगे जो उसने ब्लैक बोर्ड पर किए थे। पिंग ने उन्हें अविश्वास से देखा और गुजारिश की कि इतने अमीर स्कूल को इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, खासकर जब ये एक हादसा था। उसने दलील दी कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन बूढ़े प्रिंसिपल ने उसकी बात पर सिर्फ एक ठहाका मारा। प्रिंसिपल ने मजाक में कहा कि हर कोई ब्रदर पिंग को बहुत अच्छी तरह जानता है और इसी वजह से उसने एक खास नाम कमाया है। उन्होंने पिंग को उसका खिताब याद दिलाया कि वो नॉनिंग की शिक्षा जगत का कलंक है। यह सुनकर वो लड़का पूरी तरह खामोश हो गया, क्योंकि उसने सच में उस आदमी के तोहफे को डकार लिया था। पिंग अब कोई बहस नहीं कर सकता था, इसलिए वो खामोशी से टीचर बी के पीछे ऑफिस से बाहर निकल गया। उसने फुसफुसाते हुए उम्मीद जताई कि टीचर पैसों के मामले में कंजूसी नहीं दिखाएंगे, लेकिन टीचर बी ने बस एक रहस्यमयी और गहरी मुस्कान दी। वे ट्रेनिंग रूम की तरफ चल दिए ताकि टीचर खुद देख सकें कि क्या ये बीस्ट किंग का चमत्कार वाकई उतना जादुई है जितना सुनने में लग रहा है। हाई रैंकिंग बीस्ट किंग का खून आम कल्टिवेटर्स तक शायद ही कभी पहुंचता है। फिर भी यहाँ एक ऐसा लड़का था जिसने रातों रात खुद को पूरी तरह बदल लिया था। टीचर भी अपने होंठ चाटते हुए सोच रहा है कि क्या उसे भी एक बीस्ट किंग के शिकार के लिए अपने कुछ पुराने साथियों को बुलाना चाहिए। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, वो अपनी आंख के पास वाले स्कार को छूता है। इधर ऑफिस में प्रिंसिपल की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो जाती है। वो एक सिक्योर लाइन उठाता है और खुद की पहचान इमोजी के रूप में बताते हुए अपने कॉन्टैक्ट को ऑर्डर देता है कि उनकी लोकेशन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को लॉक कर दिया जाए। दूसरी तरफ वाला शख्स ये सुनकर दंग रह जाता है कि महज एक स्टूडेंट की फाइल एक्सेस करने के लिए अब A-लेवल क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी। वो आवाज मिन्नत करते हुए कहती है, टीचर प्लीज मजाक मत कीजिए, आप मुझसे बहुत बड़ी गलती करने को कह रहे हैं। बूढ़ा प्रिंसिपल इमोजी गुस्से में दहाड़ता है और उससे पूछता है कि क्या वो उन सारे लफड़ों को भूल गया है जो उसने पास में उसके लिए सुलझाए थे। वो उससे पूछता है कि क्या वो आज उस मुकाम पर होता अगर उसे वो मदद न मिली होती। वो उसके अचानक जागृत हुए उसूलों का मजाक उड़ाता है। आखिर में वो आदमी हार मान लेता है और पूछता है कि आखिर प्रिंसिपल इस मामले को कैसे हैंडल करना चाहते हैं। वो साफ कह देता है कि अगर बात बिगड़ी तो वो अपनी जॉब छोड़कर फ्रंट लाइंस पर चला जाएगा। लेवल क्लियरेंस के ऑफिशियली एक्टिवेट होते ही प्रिंसिपल के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आती है। दरअसल असली दिक्कत पिंक की एलिमेंट्री फाइल्स में थी, जहां उसे स्पिरिट सेवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाला बताया गया था, जो सारी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब था कि वो अपनी पूरी लाइफ में कभी कल्टिवेट नहीं कर पाएगा। हालांकि ऐसे लोग अपनी ब्रेन बुद्धि के लिए जाने जाते थे। असल में पूरा मॉडर्न गाइडेंस सिस्टम ही एक ऐसे ही इंसान ने बनाया था जो इंसानों के बीच साक्षात भगवान की तरह था, और यही वजह थी कि प्रिंसिपल उसे इतना बढ़ावा दे रहे थे। कुछ देर बाद उस कॉन्टैक्ट का फिर से फोन आता है और वो कंफर्म करता है कि काम हो गया है। हालांकि उसकी आवाज से उसकी थकान साफ पता चल रही थी। वो धमकी देता है कि अगर उसे दोबारा ऐसा कुछ करने को कहा गया तो वो इमारत से कूद जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल बस फोन काट देता है। बूढ़ा बुदबुदाता है कि अगर वो नहीं करता तो और भी कई पुराने स्टूडेंट्स तैयार बैठे हैं। तभी फोन फिर से बजता है। इस बार उसका बेटा अपनी ब्लैक यूनिफॉर्म में है, जो पूरी तरह उलझन में लग रहा है और पूछता है कि आखिर ये बीस्ट किंग ब्लड वाली कहानी क्या है। प्रिंसिपल उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि जब वक्त मिले तो घर आ जाना, और फोन काट देता है। बूढ़े का सब्र अब जवाब दे रहा था।
इधर कॉम्बैट ट्रेनिंग रूम में टीचर बी देख रहा है कि कैसे पिंग जोश में आकर अपने हाथ चला रहा है। उसकी उंगलियों पर खून के निशान गोल्डन वेन्स की तरह चमक रहे हैं और 10 मीटर दूर एक टेस्टिंग स्टोन पर जोरदार आवाज के साथ वार करते हैं। पिंग पूछता है, क्या एनर्जी को एक्सटर्नलाइज करना ऐसा ही महसूस होता है? जबकि टीचर भी वहां हैरानी से अपना मुंह खोले खड़ा है। वो लड़का जिसे एनर्जी यूज करना तक नहीं आता था, अब सीधे 2000 के पावर लेवल के साथ लॉन्ग रेंज अटैक्स कर रहा था। ये एक आम स्पिरिट एंट्री रैंक से 3 गुना ज्यादा था, जिसे देखकर पिंग पूछता है कि क्या वो एक नेचुरल बॉर्न जीनियस है। टीचर डी का मुंह चिढ़ से टेढ़ा हो जाता है और वो सोचता है कि पिंग को ये ट्रिक सीखने में आखिर कितना वक्त लगा होगा। उसका मन तो उसे थप्पड़ मारने का कर रहा था, लेकिन एक वाइज मेंटर की इमेज बनाए रखने के लिए वो अपना गला साफ करता है और पिंग से कहता है कि उसकी उम्र के हिसाब से उसकी स्पीड ठीक है, लेकिन वो अभी भी एक असली मास्टर या प्रिंसिपल के बेटे के मुकाबले काफी पीछे है, जिसने ये सब खुद ही सीख लिया था। पिंग की आंखें चमक उठती हैं और वो उसकी बातों में आकर और मेहनत करने का वादा करता है। फिर वो कहता है कि उसने कहीं पढ़ा था कि एनर्जी के कलर्स उसके एट्रीब्यूट से जुड़े होते हैं। वो गौर करता है कि येलो का मतलब अर्थ और रेड का मतलब फायर होता है, तो क्या उसकी अपनी पावर फायर बेस्ड है? टीचर भी चिढ़कर अपना चेहरा मलता है और कहता है कि ये फायर बिल्कुल नहीं है, ये गहरा ब्लड रेड रंग है। वो उसे समझाता है कि इसका फायर से कोई लेना देना नहीं है, जिससे पिंक सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी असली पावर है क्या। पिंक मजाक में कहता है कि सिर्फ इसलिए कि उसने बहुत सारा गोल्डन ब्लड पिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई ब्लड एट्रीब्यूट है, खासकर तब जब टेक्स्ट बुक्स में इसका कोई जिक्र तक नहीं है। टीचर बी मानता है कि उसे भी यह समझ नहीं आ रहा और वो सुझाव देता है कि शायद अकेडमी में कोई इसके बारे में जानता हो। वो दोनों आधा दिन ट्रेनिंग में बिताते हैं। आखिर तक पिंग ने स्पिरिट मिरर गाइडेंस और पावर क्लॉ पर महारत हासिल कर ली थी, जिससे वो खून के रंग वाले पंजे बना सकता था जो बैटल आर्मर की तरह दिखते थे। इनका इस्तेमाल मेले अटैक्स या प्रोजेक्टाइल्स की तरह किया जा सकता था। हालांकि पिंग को ये टेक्निक थोड़ी डरावनी लग रही थी, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो मून वैनिशिंग डॉग की एबिलिटीज का जिक्र भी नहीं करता, क्योंकि उनका ओरिजिन समझाना नामुमकिन होता। उसे पूरा भरोसा था कि एक बार जब वो आयरन टेल ईगल्स क्लॉ सीख लेगा तो अपनी बाकी शक्तियों का पता बाद में लगा ही लेगा। पेट में चूहे कूदते देख वो टीचर बी को अलविदा कहता है और अपनी क्लास में लौटता है, जहां उसे सवालों से घेर लिया जाता है। इस बकबक से परेशान होकर वो धमकी देता है कि अगर सब चुप नहीं हुए तो वो छत से कूद जाएगा। इसी बीच बाहर पसीने से तरबतर लिज़िमो उसे देख रहा है। जियो भी उसे बड़े गौर से देखता है। उसे यकीन हो चुका है कि पिंग अब तक बस प्लेइंग द पिग टू ईट द टाइगर वाली चाल चल रहा था। वो खुद से वादा करता है कि स्पिरिट मिरर कुछ भी नहीं है और वो 20 दिनों में उसे पकड़ लेगा और अपने दुश्मन को हरा देगा। वो गुस्से और एक्साइटमेंट के बीच सोचता है कि एक बार जब वो ताकतवर हो जाएगा तो पिंग के पास मुकाबले से मना करने का कोई बहाना नहीं होगा। उसे लगता है कि एक निष्पक्ष जीत ही सब कुछ ठीक कर देगी। स्कूल के बाद पिंग पूछताछ से बचने के लिए वहां से तेजी से निकल जाता है। उसे अभी भी एक काम निपटाना था। उसे प्राइमरी स्कूल में अपने छोटे भाइयों के लिए पिक्चर बुक्स लेनी थी, इसलिए वो अंधेरा होते ही बाहर निकल पड़ता है। जब वो घर के लिए निकलता है तब तक रात के 8 बज चुके थे। पहले वो इतनी देर तक बाहर रहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब अपने स्पिरिट मिरर के साथ वो काफी निडर महसूस कर रहा था। जैसे ही वो अपना बैकपैक कंधे पर डालता है, अचानक अपने माथे पर हाथ मारता है। उसे एहसास होता है कि अपनी नई कल्टीवेशन के साथ वो अपनी एनर्जी पैरों में डाल सकता है। उसे लगता है कि अब एक छोटी दीवार फांदना उसके लिए बच्चों का खेल होगा। वो अपनी हथेलियों पर थूक कर उन्हें रगड़ता है और एक दृढ़ मुस्कान के साथ तैयार होता है। अपने पैरों के चारों ओर एनर्जी घूमती देख उसे एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है। ये सच में काम कर रहा था और वो ऊपर की ओर छलांग लगाने के लिए तैयार होता है। वो जमीन से किसी कैनन बॉल की तरह निकलता है और सीधा आंगन की दीवार के अंदर उतरता है। ये कामयाबी थी और उसे अपनी ये नई पावर काफी मजेदार लगती है। वो दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, तभी याओ यूजिन के खांसने की आवाज उसे रोक देती है और वो अपने प्यारे बेटे से पूछती है कि उसे क्या लगता है वो कहाँ जा रहा है। वो ऊपर देखता है तो उसकी माँ हमेशा की तरह दयालु लग रही थी, हालांकि उसकी आंखें लाल थीं, जिससे साफ था कि वो अभी रोई थी। जब वो अजीब ढंग से उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने खाना खा लिया, तो यूजिन आंसुओं के बीच हंस देती है और अपने समझदार बेटे को देखकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती। वो पूछती है कि क्या वो सच में ठीक हो गया है, और पिंग बेफिक्र होने का नाटक करते हुए हाँ कहता है और पूछता है कि क्या प्रिंसिपल ने उन्हें पहले ही बता दिया है। वो उसे प्यार से चपत लगाती है और उसे नटखट कहती है कि उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। अगर पुराने प्रिंसिपल का फोन नहीं आता तो पता नहीं वो कब तक इस राज को छुपाए रखता। वो एक शरारती हंसी हंसता है और समझाता है कि उसे डर था कि कहीं ये कोई झूठी उम्मीद ना हो, पर अब सब कुछ ठीक होने वाला है। वो उनसे कहता है कि अब परिवार को इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो बताता है कि वो एक कॉस्मेटिक शॉप के पास से गुजरा था और उनके लिए एक नई क्रीम लेकर आया है
जैसे वो अपने बैग से छोटी बोतल निकालता है, यूजिन का गला भर आता है। वो रोना चाहती थी, लेकिन उसके खातिर खुद को रोक लेती है। सच तो ये था कि उसका बेटा जरूरत से ज्यादा समझदार था, भले ही वो पैसे खर्च करने के मामले में थोड़ा आड़ा तिरछा क्यों न हो। जब माँ बेटा आंगन में बातें कर रहे थे, उसके पिता जंग वॉनली खामोशी से सिगरेट पी रहे थे और उस खुशनुमा माहौल को महसूस कर रहे थे जो पिंक के ठीक होने से आया था। अब वो एक नॉर्मल फैमिली की तरह जी सकते थे। हालांकि वैनली अचानक शमशान घाट क्रेमेटोरियम की तरफ एक हल्की चिंता भरी नजर डालता है और सावधानी से पिंक से पूछता है कि अब ठीक होने के बाद उसके आगे के क्या प्लान्स हैं। वो बड़ी संभल कर बात कर रहा था, जैसे किसी दुखती रग को छूने से डर रहा हो। पिंक तुरंत समझ जाता है कि उसके पिता उनके परिवार के क्रेमेटोरियम डायरेक्टर के वंशज होने वाले स्टेटस के बारे में सोच रहे हैं। इस समाज में उनके जैसे बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स काफ़ी मुश्किल थे, क्योंकि कुछ पुरानी परंपराएं चली आ रही थीं। वहाँ एक अनलिखा नियम था कि एक बार जब आप ये जॉब ले लेते तो आपको 3 पीढ़ियों तक सेवा करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत कम लोग अपनी मर्जी से इस रूह को थका देने वाले पेशे को चुनते थे। इस काम में हमेशा स्पिरिचुअल पोल्यूशन का खतरा रहता था, जिससे लोग इस काम से प्यार और नफरत दोनों करते थे। पक्की कमाई के लिए प्यार और पाबंदियों के लिए नफरत, यह आने वाली पीढ़ियों पर एक गहरा साया डालता था। अपनी खुशी में वैनली पल भर के लिए भूल गया था कि उसके बेटे का भविष्य इस कड़वे सच से बंधा है। जब हर कोई एक सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था, उन्होंने अनजाने में अपनी सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज कर दिया था, जब तक कि पिंग ने अपने पिता से साफ साफ नहीं पूछ लिया कि उनका मतलब क्या है। वैनले हिचकिचाते हुए सुझाव देता है कि वो अपना काम जारी रख सकता है और अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके पिंग को किसी एकेडमी में डलवा सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो एंट्रेंस एग्जाम्स के बिना भी। अपने पिता को परेशान नहीं देख पाने के कारण पिंग एक चौड़ी मुस्कान देता है और कहता है कि उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि याओ यूजिन को एक अपराध बोध महसूस होता है। उसे लगता है कि यह नाइंसाफी है कि आखिरकार ठीक होने के बाद भी उसका बेटा नॉर्मल तरीके से स्कूल नहीं जा सकता। वो अपनी किस्मत को कोसती है कि उनकी वजह से पिंग पीछे रह रहा है। वो सुझाव देती है कि उन्हें पुराने प्रिंसिपल से सलाह लेनी चाहिए, और वैनली की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन आइडिया था। वो तुरंत फोन की तरफ दौड़ता है। हालांकि जैसे ही वो हालात समझाता है, पुराना प्रिंसिपल उसे फोन पर ही डांटने लगता है और वॉनली को उसकी छोटी सोच के लिए नालायक कहता है। प्रिंसिपल चिल्लाता है कि उसे सालों पहले ही वॉनली को पीट पीट कर सीधा कर देना चाहिए था, और कहता है कि बाप का दिशाहीन होना एक बात है, लेकिन पिंग को बर्बाद करना दूसरी। वो उसे चेतावनी देता है कि वो पिंग को नीचे खींचने के बारे में सोचे भी ना, और उसे याद दिलाता है कि क्रेमेटोरियम में काम करना भी 13 शहरों के लिए एक जरूरी सेवा है। वो उन अनलिखे नियमों को महज बकवास करार देता है, जिसे कोई भी खुलेआम लागू करने की हिम्मत नहीं करता, और वानली से कहता है कि उसे ऐसी फालतू बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल जोर देकर कहता है कि उसके पास लड़के के लिए अपने प्लान्स हैं। फिर वानली को बदमाश कहकर यूजिन से बात कराने को कहता है। अपने पति की फोन पर क्लास लगते देख यूजिन घबराते हुए रिसीवर थामती है। उसका सिर डांट सुनने के इंतजार में झुका हुआ है। वो दबी आवाज में पूछती है कि क्या उसके टीचर ठीक हैं, और वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे कोई प्राइमरी स्कूल की स्टूडेंट गलती करते पकड़ी गई हो। पिंग यह नज़ारा देख अपनी हंसी नहीं रोक पाता। इधर प्रिंसिपल का लहजा काफी नरम हो जाता है और वो मजाक में कहता है कि वो भी चिढ़कर मरा नहीं है। वो उसे पिंग के भविष्य की चिंता न करने को कहता है और समझाता है कि उसने उसके सीनियर फेलो स्टूडेंट के जरिए पहले ही कुछ इंतजाम कर लिया है। प्लान यह था कि लड़का फ्रंट लाइन्स पर आर्मी ज्वाइन करेगा और आखिर में एकेडमी के लिए मिलिट्री रिकमेंडेशन हासिल करेगा, जो कि एक मजबूत और इज्जतदार रास्ता था। वो वादा करता है कि जब तक वो जिंदा है, पिंग का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, और वो उसकी सीनियर सिस्टर से बात करके सब कुछ फाइनलाइज कर देगा। यूजिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उसे डांटते हुए कहता है कि वो रोना बंद करे, क्योंकि उसे बुढ़ापे में भावुक लोग पसंद नहीं है। वो वैसा ही करती है और अपने आंसू रोक लेती है। उनकी लंबी बातचीत चलती है जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता। जैसे ही फोन कटता है, पूरा परिवार मुस्कुरा उठता है और यूजिन प्यार से पिंग का सिर सहलाते हुए उसे याद दिलाती है कि इंसान को हमेशा साफ ज़मीर के साथ जीना चाहिए। वो उससे कहती है कि उसकी ये ज़िंदगी नानचिंग के लोगों का तोहफा है, और चाहे जो हो जाए उसे हमेशा ये एहसान याद रखना चाहिए। पिंग सहमति में मजबूती से सिर हिलाता है। ये देखकर कि लड़का अब पूरी तरह ठीक है। वो तीनों एक शानदार जश्न वाली दावत के लिए बैठते हैं। वानली उसे थोड़ी वाइन भी चखने देता है और वो रात 10 बजे तक सोने नहीं जाते। आज से वो घर वाकई में फिर से जिंदा महसूस होने लगा था। पिंग बिस्तर पर लेटा हुआ थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था, और हालांकि उसने उस दिन कोई मॉन्स्टर मीट नहीं खाया था, पर अजीब बात थी कि उसे अपनी वो पुरानी भूख महसूस नहीं हो रही थी। उसे लगा कि उसने हाल ही में इतना कुछ खा लिया है कि एक वक्त का खाना ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टेबल सोसाइटी में रहने वाले लोग बिना किसी परेशानी के एक वक्त का खाना छोड़ सकते हैं।
हालांकि एक नई चिंता उसके दिमाग में थी। उसे अपनी कल्टीवेशन जारी रखने के लिए आखिर में एक गुप्त ठिकाने की जरूरत पड़ेगी। उसे एहसास हुआ कि उसे घर पे काम करते हुए चुपचाप कुछ मॉन्स्टर रिमेन्स को ठिकाने लगाने का तरीका ढूंढना होगा, वरना वो अपनी भूख कभी नहीं मिटा पाएगा। इन्हीं उलझे हुए ख्यालों के साथ उसकी आंख लग जाती है और अपने सपनों में वो खुद को फिर से 1000 बुद्धा माउंटेन टेम्पल में पाता है। वहां लाइब्रेरी को छोड़कर सब कुछ ढह चुका था, जो अभी भी शान से खड़ी थी। जैसे ही वो उस सपने घूमता है, उसे ये सब कितना असली लग रहा है देखकर हैरानी होती है। ऐसा लग रहा था कि सपना अपने आप विकसित हो रहा है। शायद ये वही बात थी कि जो दिन में सोचो वही रात में दिखे। इसलिए उसने थोड़ा और एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वो उन अजीब कहानियों स्ट्रेंज टेल्स को पूरा पढ़ना चाहता था जिन्हें उसने शुरू किया था, इससे पहले कि वो बूढ़ा मंक उसे वहां से खींच ले जाता। एक अधूरा अफसोस जिसे वो यहीं सुलझाना चाहता था। वो वापस उसी जगह पहुंचा, लेकिन जैसे उसने किताब खोली, हवा में फिर से वही अजीब सी आवाज गूंजी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे लग रहा था कि यह सपना कितना रियलिस्टिक है, यहां तक कि पिछली बार वाली वो अजीब आवाजें भी दोबारा सुनाई दे रही थीं। पिछली बार उसे एक गुफा और एक बेहद खूबसूरत औरत मिली थी, और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सपना उन बारीकियों को भी दोबारा दोहराएगा। थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने किताब नीचे रखी और उसी जाने पहचाने रास्ते से गुफा के अंदर गया, जब तक कि वो वापस नीचे वाले चेंबर में नहीं पहुंच गया। वहां वही क्रिस्टल कॉफिन रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने 1000 बुद्धा माउंटेन में देखा था, और वो औरत अभी भी उसके अंदर थी। लेकिन इस बार उसके माथे पर लगा वो सील गायब था, और क्रिस्टल के अंदर लाल रंग के ब्राइडल गाउन में लिपटी एक बेहद हसीन औरत खामोशी से लेटी हुई थी। एक पल के लिए उसे लगा कि उस औरत के होंठ थिरके हैं, जिससे वो थोड़ा चौंक गया, पर फिर उसे याद आया कि आखिर वो है कहाँ। उसने खुद को समझाया कि वो अपने ही सपने में नहीं डरेगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। वो उसे बहुत गौर से देखने लगा। ये देखकर दंग था कि सब कुछ कितना असली लग रहा था। यहां तक कि उसके स्किन के बारीक बाल भी नजर आए थे। आजकल के सपने वाकई बहुत विड होने लगे थे। इस कदर असलियत देखकर वो थोड़ा घबरा गया और भी करीब चला गया। कुदरत के इस अजूबे को देखकर वो हैरान था। वो सोच रहा है कि कोई औरत इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। उसका हर फीचर बिल्कुल परफेक्ट था, जिसे देखकर सांसें थम जाएं। लेकिन जैसे ही उसने और करीब से देखने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे जोरों की भूख लगी थी। वो खाली नजरों से छत को घूरने लगा और सोचता है कि आखिर उसका सपना इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बजे बज रहे थे। उसने अपनी किस्मत को कोसा। वो देखना चाहता था कि उस सपने में आगे क्या होता है। अपना पेट मलते हुए उसने महसूस किया कि फर्नेस पहले ही जलाया जा चुका है। यह एहसास होते ही कि वैनली जाग चुका है और काम शुरू कर दिया है, वो जल्दी से तैयार होकर हेल्प करने के लिए इंसिनरेशन रूम की तरफ भागा। उसने अपने पिता से कहा कि वो थोड़ा ब्रेक लें और काम उसे संभाल दें। दरअसल उसका एक प्लान था। वो चुपके से कुछ मीट बचाकर रखना चाहता था ताकि बाद में पका सके। बस उसे ये नहीं पता था कि आज वो किस तरह के मॉन्स्टर को प्रोसेस कर रहे हैं। वानली ने अपने समझदार बेटे को देखा और उसे गर्व महसूस हुआ कि उसका बेटा कितना बड़ा हो गया है। उसने खुद को ज्यादा थकाया नहीं। उसने पिंग से कहा कि क्योंकि उसे सारा प्रोसेस पता है, इसलिए वो बाहर जाकर नाश्ता ले आता है। उसने पिंग को प्रोफेशनल डिबोनिंग नाइफ थमाई और जाते जाते पूछा कि क्या उसे अभी भी एसेंस ब्लड पीने की जरूरत है। पिंग ने उसे यकीन दिलाया कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। उसने मशवरा दिया कि उन्हें ब्लड इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि एक पूरी बोतल की अच्छी कीमत मिल सकती है। वानली हंसते हुए मान गया कि यह एक अच्छा आइडिया है और फिर बाहर चला गया। अब पिंग अकेला था। उसने अपना ध्यान सामने रखी हुई कारकेस पर लगाया। एक बार गौर से देखने के बाद उसे थोड़ी निराशा हुई। ये एक और आयरन टेल्ड ईगल था। आजकल ये चीजें काफी आम हो गई थीं। पेट में भूख की आग जल रही थी, इसलिए उसे जल्दी हाथ चलाने थे। उसने सबसे पहले एसेंस ब्लड निकालना शुरू किया, ये पक्का करते हुए कि कोई उसे देख न रहा हो। उसने फुर्ती से उसकी स्किन उतारी और उसे टुकड़ों में काट दिया। घर पर उसके पेरेंट्स थे, इसलिए उसने अपने ग्लव्स पहने रखे। उसने मीट का सबसे टेंडर हिस्सा निकाला और उसे ऑयल में लपेट दिया। जैसे ही उसने मीट छुपाया, उसे उस रात वाले रिफ्ट की याद आई। वो सोचने लगा कि कितना अच्छा होता अगर उसके पास खुद का एक टाइम रिफ्ट होता। अगर ऐसा होता तो उसे यूं छुप छुप कर मीट नहीं छुपाना पड़ता, और उसके पास खाना पकाने के लिए एक प्राइवेट जगह भी होती। 1000 बुद्धा माउंटेन की उस जगह के बारे में सोचकर उसे थोड़ी जलन होने लगी। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया। वो एक पल के लिए घबरा गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, और सबसे जरूरी बात, उसका मीट कहाँ गया। जो बड़ा सा मीट का टुकड़ा उसने भी काटा था, वो गायब हो चुका था। उसने पागलों की तरह मेज के नीचे और फर्श पर तलाशा, पर वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वो नीचे झुका, पसीने से लथपथ होकर उसने देखा कि उसकी कलाई पर मौजूद टीयर ड्रॉप मोल थिरक रहा है, और ये देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई।
उसे एहसास हुआ कि यह मोल बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस क्रिस्टल कॉफिन वाली औरत का था। ये समानता बहुत अजीब थी। अगर उसने कल रात वो सपना न देखा होता तो शायद उसे पता भी नहीं चलता कि उस औरत के चेहरे से वो मोल गायब था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि पिंक को कल्टिवेटर्स, उनकी सीक्रेट रेल्म्स और टाइम रिफ्ट्स की कहानियों का जुनून था। एक कहानी एक ऐसे आदमी की थी जिसे 10 साल पहले एक सीक्रेट रेल्म मिला था, जिससे उसे टाइम रिफ्ट्स कंट्रोल करने की ताकत मिली। वो आदमी एक लेजेंड बन गया। हालांकि कई लोग इस कहानी को झूठा मानते थे। पर क्या होगा अगर ये सच हो? वो सोच रहा है कि क्या वो उन खुशकिस्मत लोगों में से एक है। इसे चेक करने के लिए उसने मीट का एक और टुकड़ा काटा और उस मोल को घूरने लगा। वो मीट तुरंत गायब हो गया। चिल्लाए से बचने के लिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो बहुत जल्द बहुत अमीर होने वाला था। वो भी एक टाइम रिफ्ट की दुआ मांग रहा था और अब वो उसके सामने था। उसने अपनी आंखें बंद की, मोल को छुआ और गायब हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वो थाउजेंड बुद्धा माउंटेन के उन्हीं खंडहरों में खड़ा था जहां लाइब्रेरी अभी भी मौजूद थी। पछतावे की एक ऐसी लहर उठी कि उसका दम घुटने लगा। गुस्से में उसने खुद को ही 2 तमाचे जड़ दिए। अगर उसे पता होता कि यह जगह उसकी अपनी होने वाली है तो वो उस बूढ़े मॉन्क को नीचा दिखाने के लिए इसे कभी नहीं जलाता। तब यह उसका घर नहीं था, पर अब था। उसे आग लगाते वक्त जो सुकून मिला था, अब वो दर्द में बदल चुका था। वो रोना चाहता था, ये सोचकर कि ये सारी बिल्डिंग्स कायदे से उसकी थीं। एक ठंडी आग भरते हुए उसने अपने दिल को शांत किया। उसने खुद को समझाया कि जो किस्मत में है वो होकर रहेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वो सब कुछ दोबारा शुरू से बनेगा। उसका दिल उस थिरकते हुए मोल की लय में धड़क रहा था। लाइब्रेरी की तरफ देखते हुए उसे एक अजीब और अनजाना सा डर महसूस हुआ। कल रात का सपना बहुत ज्यादा असली था। अगर वो ना होता तो उसे कभी इस मोल के राज का पता नहीं चलता। इसका मतलब था कि वो सपना नहीं था। वो सोचता है कि उस औरत ने उसे जांग लैंग क्यों पुकारा, जो कि एक बहुत ही अजीब नाम था। कुछ समझ न आने पर उसने फैसला किया कि फिलहाल लाइब्रेरी से दूर रहना ही बेहतर है। उसे बस खाना पकाने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे लालची नहीं बनना चाहिए। इसी सोच के साथ वो मुड़ा और खैनरों की तरफ चल दिया। काफी तलाश करने के बाद पिंक को एक सही सलामत कमरा मिला और वो किचन की तरफ बर्तन लेने भागा। जैसे ही उसने चूल्हा बना शुरू किया, उसे अपनी पीठ पर कुछ चुभन सी महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बुद्धा स्टैचू उसे घूर रहा था। थाउजेंड बुद्धा माउंटेन खंडहर बन चुका था, फिर भी ये पत्थर की मूर्ति तैनात थी। चिढ़कर उसने 5 ब्लड लाइन्स के साथ हमला किया और मूर्ति को गिरा दिया। तब जाकर उसे उस खामोशी में सुकून मिला। कुछ ही देर में चूल्हा तैयार था और उसने उसके अंदर आयरन पेल्ड ईगल का मीट डाल दिया ताकि एक लजीज स्ट्यू पक सके। वो सोच रहा था कि अब तक कोई मॉन्स्टर्स नजर क्यों नहीं आए, पर भूख इतनी ज्यादा थी कि उसने जांच पड़ताल करने के बजाय खाना पकाने पर ध्यान दिया। भरपेट खाना खाने के बाद उसे बहुत राहत महसूस हुई और उसने नोटिस किया कि उसकी शार्प क्लॉ टेक्निक अब काफी मजबूत लग रही थी। उसकी कलाई मूवमेंट्स और भी सटीक हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसे इस सीक्रेट लैंड का पूरा फायदा उठाना होगा। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि और ज्यादा मॉन्स्टर कार्केसेस अंदर कैसे लाई जाए। एक पल के लिए सोचते ही वो वापस इंसिनरेटर में पहुंच गया। घड़ी देखी तो 7:50 हो रहे थे। उसे याद था कि वो 7:30 पर अंदर गया था, यानी उस रेल में वक्त अलग तरह से चलता है। अंदर का 1 घंटा बाहर के सिर्फ 20 मिनट के बराबर था, यानी 1:3 रेशियो। उसने फैसला किया कि वो बाकी बची हुई ईगल कार्कस को न छुपाएगा। उसने उसे फर्नेस में डाल दिया और अगले कुछ दिन इस सोच में गुजारे कि मॉन्स्टर्स की एक बड़ी सप्लाई कैसे हासिल की जाए। वो ईगल मीट खा खाकर थक गया था, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही थी, जो धीरे धीरे 1 ग्राम से 3 ग्राम तक पहुंच गई। 9 ग्राम पर पहुंचते ही वो उस पीक पर होगा जहां सिर्फ एक स्किल मास्टर करने से वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। यही वो बड़ा फासला है जहां आम बच्चों और बड़े क्लैंस के बच्चों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। एक लाइफ बॉन्ड स्किल इंसान की हड्डियों में बस जाती है और पूरी जिंदगी एक कल्टीवेटर के साथ रहती है। अमीर वारिस हाई ग्रेड मॉन्स्टर कोर्स का इस्तेमाल करके अपने भविष्य के लिए ताकतवर स्किल फ्रेमवर्क्स तैयार करते हैं। इन फ्रेमवर्क्स की ऑपरेटिंग मेमोरी जितनी बड़ी होगी, उनकी कामयाबी उतनी ही ऊंची होगी। लेकिन आम लोगों को सिर्फ अपनी किस्मत पर भरोसा करना पड़ता है। टेरासिटीज का नियम है कि हाई स्कूलर्स जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार सबसे अच्छे कोर्स पहले खुद लेती है। सिर्फ बचा कुचा माल मार्केट में पहुंचता है। कुछ बेहतर पाने के लिए एकेडमी की मुश्किलों को झेलना पड़ता है, जो कभी मुफ्त नहीं होती। या तो आपको योगदान देना होगा या फिर बेमिसाल टैलेंट दिखाना होगा, क्योंकि ज्ञान की दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पिंग ने पिछले कुछ दिन बहुत पढ़ाई की थी और अब उसे समझ आया कि पुराने प्रिंसिपल एकेडमी के लिए इतना जोर क्यों दे रहे थे। बाहर रिसोर्सेज का नामो निशान नहीं था और बिना रिसोर्सेज के बड़े से बड़ा टैलेंट भी बेकार है।
सबसे अच्छे मौके सिर्फ उनके पास या मिलिट्री के पास होते हैं। हालांकि मिलिट्री में घुसना लगभग नामुमकिन है। अपना दिमाग शांत करते हुए उसने उस टेम्पोरल रिफ्ट के बारे में सोचा और उसे हेवन स्वॉलोइंग सीक्रेट रेल्म नाम देने का फैसला किया। 1 से 3 का टाइम रेशियो बहुत सारी संभावनाएं दे रहा था। उसने खुद को याद दिलाया कि वो आम लोगों जैसा नहीं है जिन्हें सालों प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसे स्किल्स मास्टर करने में दशकों नहीं बिताने थे। जब तक उसके पास मॉन्स्टर कार्कसेस हैं वो बस खाकर अपनी इंटरनल एनर्जी और ताकत बढ़ा सकता था। उसकी आंखें चमक उठी जब उसे हेलेन स्वॉलोइंग सीक्रेट रेल्म का एक और इस्तेमाल समझ आया, जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो खुद में ही मुस्कुराया। अगर ये आइडिया काम कर गया तो जिंदगी वाकई बहुत मजेदार होने वाली है। इधर जहां पिंक काफी खुश था, वहीं पुराने प्रिंसिपल बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो फोन पर चिल्ला रहे थे, जूनियो, अगर तुम ये छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते तो तुम्हारे होने का क्या फायदा? वो लड़का सिर्फ मेरा ग्रैंड डिसाइपल नहीं है, वो तुम्हारी जूनियर सिस्टर का बच्चा है। ऐसा क्यों है कि बाकी सबको आसान रास्ता मिलता है? सब एकेडमी एग्जाम से पहले इज्जत कमाने के लिए सुरक्षित रास्तों पर टहल रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे को असली खतरों का सामना करना पड़ रहा है।